चलो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब पहले हम लोग जान लेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर के बारे में जान लेंगे, फिर उसके बाद आईसीआई ने क्या पढ़ा है उसके बारे में जान लेंगे। ठीक है। यस सर। तो वैसे ऐसे करके चैप्टर खत्म हो जाएगा और चैप्टर बहुत ईजी बना दूंगा, टेंशन मत लो। जो हार्ड लगता है ना तुमको हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है। ओके। ओके सर। चलो अभी ट्रांसफर प्राइसिंग होता है। अभी ट्रांसफर प्राइसिंग आया कैसे, तो देख पहले क्या होता है, हमारे बिजनेस में ना दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। ठीक है, ये दो डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट क्या करता है, मान लेते हैं हम लोग ना कि ये बाईसाइकिल बनाता है, ये डिपार्टमेंट ए जो है बाईसाइकिल का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, इसका प्रोडक्शन करता है। अब बाईसाइकिल बनाने के लिए कंपोनेंट चाहिए रहते हैं, टायर, बीच में पाइप, ऊपर हैंडल, पीछे टायर। ठीक है, ये सब चीज़ें चाहिए रहती। बी क्या करता है, बी ना सिर्फ टायर बनाता है, सिर्फ टायर का प्रोडक्शन करता है। और ये बिजनेस का नाम है एबी एंड कंपनी। ठीक है, अब ये एबी एंड कंपनी जो है ये पूरा काम करती है। ठीक है, अभी ए को ना बाईसाइकिल बनाने के लिए टायर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पढ़ेंगे। पड़ेगी। और बी टायर बनाता है, ये दोनों डिपार्टमेंट एक ही कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। अब बी जब टायर बनाता है, बी बाहर टायर बेचता है, ए को नहीं बेचता है। तो ए बी एंड कंपनी क्या बोलता है मतलब बी को कि बी भाई टायर जो तू बना रहे तो अपने ए को ही बेचना, ए को बेचेगा। तो ए जो बाहर से टायर खरीद के बाईसाइकिल बना रहा है, कंपोनेंट ऐड करके बाईसाइकिल बना रहा है, उसको महंगा पड़ रहा है ना। अब बी को कॉस्ट आता है, कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जो खर्चा टायर बनाने के लिए आता है वो बी को ना 100 रुपये आता है। और बी उसको ना मार्केट में बेचता है, सेल करता है कितने रुपीज़ पे, 150 रुपीज़ पे बेचता है बी इसको। ठीक है, अभी ए जो है ए बाईसाइकिल बनाने के लिए टायर खरीदने जाता है बाहर, बाहर ना ए को ना 130 रुपीज़ में टायर मिल जाता है। ठीक है, बाहर से 130 में खरीदता है, साइकिल बनाता है और बेच देता है। अभी कंपनी को यहाँ पे ना 30 रुपये का लॉस हो रहा है देखा जाए तो। अगर बी जो डिपार्टमेंट है वो अगर ए को ही टायर अपना बेचने लगेगा तो सिंपली इसको इसको कॉस्ट जो लग रहा है वही इसको लगेगा, सेलिंग प्राइस इसको 100 में ही बेचना चाहिए, बराबर। लेकिन बी क्या बोलेगा, मन बी बोला कि मैं अगर टायर इसको 100 में बेचूं तो मेरा तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों सेम हो गया, मेरे को तो प्रॉफिट जीरो है, तो बी को तो प्रॉफिट हो नहीं रहा है। फिर ए बी क्या बोलता है, ए बी एंड कंपनी, तुम तो हमारी डिपार्टमेंट हो, तुमको प्रॉफिट लॉस हो हम नहीं चेक कर रहे, हम अपना ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो चेक कर रहे हैं। फिर बाद में बी बोलेगा तो मेरा परफॉर्मेंस कैसे मेजरमेंट करोगे आप कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं नहीं कमा रहे, बी डिपार्टमेंट तो अलग है ना, अलग से। तो ये सब इश्यूज आते हैं। तो फिर उसके लिए ना आगे ट्रांसफर प्राइसिंग में बहुत सारे मेथड है, ये मेथड से हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग डिसाइड करेंगे, ये मेथड से डिसाइड करेंगे, वो सब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग में। लेकिन बी कितने रुपए में ए को बेचे टायर वो डिसाइड करना, उसको बोलते हैं प्राइस को ट्रांसफर करने का, ट्रांसफर करने का जो प्राइस उसको डिसाइड करना, वो एक चैप्टर बोलता है ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, समझा। ट्रांसफर प्राइसिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही होगा, बाहर नहीं होगा। एक दूसरे को जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही होगा ना, बाहर से तो सेलिंग प्राइस होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। तो इसके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी एक डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग होता है, एक होता है इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। डोमेस्टिक मतलब जो हम लोग हमारा डिपार्टमेंट सब इंडिया में ही है, तो डोमेस्टिक ट्रांसफर हम लोग इंडिया कंट्री और इंडिया में ही सब कुछ एबीएन कंपनी है, हमारा सब ब्रांच इंडिया में। अब जो इंडिया में लेन देन होता है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग। हमारा ब्रांच बाहर भी है और इंडिया में भी है। अब बाहर वाला ब्रांच ऐसा कुछ कंपोनेंट बना रहा है, इंडिया वाला ब्रांच कर रहा है कुछ, तो वहां से लेन देन का जो भी करने का उसको बोले इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। उसमें टैक्स का भी मामला आ जाता है। टैक्स का मामला कैसा आएगा, उधर देश में कैसा कितना टैक्स लग रहा है, यहाँ पे कितना टैक्स लग रहा है, प्रॉफिट यहाँ वहाँ जो छुपा रहे हो सब, तो वो सब चीजें आ जाती हैं। तो वो सब इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग हम लोग पढ़ेंगे। और ट्रांसफर प्राइसिंग में दो पार्ट है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में ये सब इंडिया से रिलेटेड, उसमें टैक्स नहीं आएगा, इंटरनेशनल में टैक्स सब आएगा। ठीक है, तो ये समझा ट्रांसफर प्राइसिंग। अभी देखो, अभी एक कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ ट्रांसफर प्राइसिंग में। समझो तुम्हारा एक ना दुकान है, ठीक है, कौन सा दुकान है, कौन सा फेमस दुकान है, वो लग रहा है बोलने में, पेंटालूस। पेंटालूस का दुकान है, पेंटालूस, चलो ठीक, तुम्हारा दुकान है क्या? चलो, पेंटालूस में तुम्हारा एक दुकान है, ठीक है। अभी यहाँ पे ना तुम लोग ना
तुम्हारा एक शॉप है, उसमें तुम क्या बेचते हो, उसमें तुम ना स्मार्ट वॉच बेचते हो, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे वो है, इसमें तुम स्मार्ट वॉच बेचते हो, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, पेंटालून्स, ठीक है। थोड़ा इशू आ गया था, टेक्निकल इशू आ गया था, ठीक है। हाँ अभी, हाँ पेंटालून्स हमारा शॉप है, उसमें शॉप में क्या बेच रहा हूँ, स्मार्ट वॉच बेच रहा हूँ, ठीक है, स्मार्ट वॉच बेच रहा हूँ। अभी स्मार्ट वॉच ना बनाने के लिए ना वेरिएबल कॉस्ट, मतलब बनाने का जो खर्चा आता है, जो वेरी होता है ड्यू टू तुम्हारा प्रोडक्ट की वजह से वेरी होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्वांटिटी की वजह से। तो वेरिएबल कॉस्ट तुमको लगता है 2,000 रुपये, ठीक है, कॉस्ट बनाने का। तुम उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हो 10%, ठीक है, तो 200 रुपये, और उसको बेचते कितने में, 2,200 रुपये में सेलिंग प्राइस। ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, ओके, ठीक। अभी ना तुम्हारे पास में ऐसे 100 वॉच पड़े हुए हैं, ठीक है, 100 वॉच तुम्हारे स्टॉक में है, ठीक है। अभी डिमांड बहुत ज़्यादा डिमांड है, डिमांड 200 वॉच की है, डिमांड 200 वॉच की है, तो तुम 2,200 के सेलिंग प्राइस पे इजीली निकाल पाओगे स्टॉक को, बराबर। हो सकता है तुम 2,200 के प्राइस को और बढ़ा दो, 2,300 पे निकाल दो, 2,400 पे निकाल दो, 2,500 पे निकाल दो, ठीक है, बराबर, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। मान लो 100 स्टॉक है, 100 का ही डिमांड है, ठीक है, तो तुम 2,200 पे निकाल दोगे, सेलिंग प्राइस पे बेच दो। अब मान लो ना सिर्फ डिमांड ना 50 घड़ियों का सिर्फ डिमांड, बराबर। तुम्हारी 50 घड़ी 2,200 में बिक जाएंगी। अब जो 50 वॉच है वो तुम्हारे सेल्स नहीं हो रहे उसके, ये ऐसे ही पड़े हुए पेंडिंग है, ठीक है। अब तुम क्या चाहोगे, 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 3 महीना होगा, ऐसा पड़े हुए, तुम क्या चाहोगे, पेज जल्दी कम से कम निकल जाए, कितना निकल जाए, जितना तुमने खुद डाला था, मतलब ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, हाँ, इतने तुमने डाला है ना। तुम क्या सोचेंगे, अब मैं 2,200 में नहीं बेचूंगा, एक काम करता हूँ मैं 2,000 में बेचता हूँ, तो कम से कम 2,000 रुपये तो रिकवर हो जाए, मतलब जो मैंने डाला तो मेरा निकल जाए, ये सोचोगे तुम लोग पहले, फर्स्ट टाइम ये सोचोगे। फिर सेकंड थॉट क्या आएगा, 3-4 महीने का 5 महीने का क्या सोचेंगे, अब ये वेस्ट हो जाएगा, 2,000 में नहीं मिलेगा, एक काम करो 1,500 में निकाल देना। तो वर्स्ट टू वर्स्ट तुम क्या करोगे, थोड़ा लॉस में बेच दोगे उसको, निकाल दोगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहला थॉट तुम्हारे में आएगा कि वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर, तो इसको बोलते हैं मिनिमम प्राइस जो तुम चार्ज करोगे कस्टमर को, ठीक है, जब तुम्हारे पास कोई डिमांड ही नहीं, मतलब अगर तुम्हारे सामने कोई खड़ा है माल खरीदने के लिए, उसके पीछे एक और दिन खड़ा है माल खरीदने के लिए, तो तुम प्राइस में ऊपर नीचे नहीं करोगे, तुम बोलोगे सेलिंग प्राइस इसमें को बेचूंगा, बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास एक ही जन खड़ा है, और तो तुम क्या करोगे, सेलिंग प्राइस से बेचने का सोचोगे और थोड़ा कम ज्यादा करके बेचोगे, लेकिन सामने कोई खड़ा ही नहीं है, तो तुम बुला के बेचोगे कि 2,000 में ले लो, कम कर दिया मैंने, सेल लगा दिया, जैसे आप गोल्ड बिट मार दोगे, सेल लगा दिया, 2,000 में ले लो, 2,000 में ले लो, ठीक है। तो ये होता है ना कस्टमर के, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बोलते हैं मिनिमम प्राइस जो सप्लायर चार्ज करेगा तुम्हारे लिए बेचने के लिए, तुमसे कितना चार्ज करेगा, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करेगा। जब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है बेचने की, तो यहाँ पे ना कस्टमर फायदे में आ जाता है। ये एक मिनिमम प्राइस डिसाइड हो गया कि सप्लायर मिनिमम प्राइस कितना चार्ज करेगा, मैक्सिमम तो कितना भी चार्ज कर सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम का लिमिट है, वेरिएबल कॉस्ट में चार्ज करूंगा, ये मेरा मिनिमम का लिमिट है। तो ये मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है ये मेरा मिनिमम लिमिट है, ठीक है, इससे कम तो मैं चार्ज करूंगा ही नहीं तुमसे, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, मैक्सिमम में कभी ना कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है। कस्टमर आएगा बोलेगा मैं इससे ज्यादा तो दूंगा ही नहीं, तुम जाओगे दुकान में ना तो तुम यही सोच के जाते हो कि मैं अब ये प्राइस में लेने जा रहा हूँ, इससे ज्यादा तो मैं दूंगा नहीं, ठीक है, एक दिमाग में रहता है ना। तो मैक्सिमम जो होता है कभी भी कस्टमर सोचता है, मिनिमम नहीं सोचता है। मिनिमम तो दुकान वाला सोचेगा मैं इससे कम दूंगा नहीं, कस्टमर सोचता है मैं इससे ज्यादा दूंगा नहीं, तो वो मिनिमम सोचता है, इससे कम तो मेरे को लेने नहीं, इससे ज्यादा लॉस हो जाएगा मेरे को। कस्टमर सोचता है इससे ज्यादा मैं दूंगा नहीं, मेरे को लॉस हो जाएगा। कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी मैक्सिमम सोचा जाता है। तो जो मिनिमम और मैक्सिमम का जो रेंज होता है ना, इसके बीच में जो डिसाइड होता है उसको होता है ट्रांसफर प्राइसिंग। मिनिमम डिसाइड करना सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक्सिमम डिसाइड करना कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो दोनों के बीच का रेंज होगा वो तुम्हारा हो जाएगा ट्रांसफर प्राइसिंग। उस वही डिसाइड होता है ट्रांसफर प्राइसिंग। अभी मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट अपन लोग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डाल देंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो टायर बना दी है, एक डिपार्टमेंट जो टायर बना दी, एक डिपार्टमेंट जो साइकिल बना दी, ये दोनों के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम डिसाइड होगा,
और डिसाइड करने के बाद जो बीच में आएगा वो तुम्हारा ट्रांसफर प्राइसिंग हो जाएगा। समझ लो मिनिमम डिसाइड किया 100, मैक्सिमम डिसाइड किया 150, तो 100 और 150 के बीच में जो तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा ट्रांसफर प्राइसिंग होगा। अब उसके बीच में खेलते रहो तुम, 120 में बेचो, 110 में बेचो, 130 में। अभी मैक्सिमम कैसे डिसाइड होता है? तुम मैक्सिमम कैसे डिसाइड करते हो? कभी भी दुकान में मार्केट में जाते हो खरीदने के लिए कोई भी सामान, तो क्या सोचते हो? मैं यहाँ पे ना 2200 का सेलिंग प्राइस रखा है, मैं 2100 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मेरे को दूसरा वाला बंदा 2100 में दे रहा है, यही बोलता है ना। तो जो दूसरा वाला बंदा दे रहा है ना, उसको इंग्लिश में यहाँ पे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बाइंग प्राइस। ठीक है, एक्सटर्नल बाइंग प्राइस इसको बोलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा एक फैक्टर जो डिसाइड करता है मैक्सिमम डिसाइड करने के लिए कि मैं भाई इससे ज्यादा नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि भाई मेरे को वो दूसरा वाला कस्टमर, दूसरा वाला जो सप्लायर वो तो दे रहा है ना इतने रुपए में। तो ये हो गया एक्सटर्नल बाइंग प्राइस जो अफेक्ट करता है तुम्हारे मैक्सिमम प्राइस को। ठीक है, दूसरा अफेक्ट करता है अगर तुम कस्टमर हो तो दूसरा अफेक्ट नहीं करेगा। कस्टमर तो डायरेक्ट लेके जाएगा, दूसरा खत्म हुआ। ठीक है, लेकिन तुम ना कस्टमर नहीं, तुम उसको ना वापस से बेचते हो। तो तुम खरीदने के बाद उसके ऊपर थोड़ा प्रोसेस करते हो, खर्चा लगता है, फिर जाके बेचते हो। तो मान लो कोई प्रोडक्ट है, तुमको ना उसके ऊपर खर्चा, समझ लो तुम दुकान से ना कैलकुलेटर लेके आते हो, फिर उसके ऊपर फैंसी डिजाइन करते हो और उसको और अट्रैक्टिव करके उसको बेचते हो। ठीक है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, कैलकुलेटर नॉर्मल नहीं बिकेगा। तो जो फैंसी डिजाइन करते हो उसका तुमको खर्चा ना अलग से 50 रुपये आता है, और बाहर से कैलकुलेटर लेते हो 200 रुपये में। ठीक है, और बेचते हैं मार्केट में 250 रुपये में, बराबर। मान लो तुम 300 में बेचते हो। ठीक है, 300 में बेचते हो। ठीक है, तो 50 रुपये तुम्हारा प्रॉफिट तुम ऐड करते हो, बराबर। अब तुम जब बाहर जब ये कैलकुलेटर खरीदने जाओगे, फिर लाओगे, प्रोडक्शन करोगे, उसके ऊपर फैंसी डिजाइन मारोगे, फिर बेचोगे। तो जब ये कैलकुलेटर बाहर जब खरीदने जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या रहेगा कि मैं जो बाहर बेचता हूँ सेलिंग प्राइस वो मेरा 300 रुपये है, और जो मैं उसको मेरे को अलग से और खर्चा लगता है उसके ऊपर काम करने के लिए 50 रुपये। तो मैं मैक्सिमम कितना दूँ उसको? 250 ज्यादा नहीं दूंगा। अगर मैं 250 से ज्यादा दे दिया तो मैं लॉस में हो गया, क्योंकि मैं 251 रुपये दे दिया, तो 50 मेरा खर्चा हो गया, 301 हो गया खर्चा, बेच रहा हूँ 300 में, 1 रुपये का लॉस हो गया। समझना? तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि मैं जितने में सेल्स कर रहा हूँ माइनस मेरा खुद का प्रोडक्शन कॉस्ट, ये मेरा मैक्सिमम डिसाइड करेगा। दो फैक्टर मेरे मैक्सिमम डिसाइड करेंगे, एक होता है एक्सटर्नल बाइंग प्राइस और दूसरा होता है जितना मैं सेल्स कर रहा हूँ। मैं जितने में सेल्स कर रहा हूँ, कस्टमर तुम्हारे लिए कस्टमर हो, बाहर के लिए कस्टमर नहीं, बाहर को मैं होलसेलर रिटेलर जो भी हूँ, मैं जितने में सेल कर रहा हूँ और माइनस मेरा जितना खुद का खर्चा हो रहा है। सिंपल है ना, मैं जितना बेच रहा हूँ मेरा जितना खर्चा है उसको माइनस करो, उससे ज्यादा मैं तुमसे नहीं दूंगा। 300 रुपया मेरे को लग रहा है सेलिंग प्राइस मेरा, 50 रुपया मेरा खुद का कॉस्ट लग रहा है। मैं जो चीज लाऊंगा खरीद के 250 ज्यादा थोड़ी दूंगा, सिंपल 250 ज्यादा थोड़ी दूंगा। तो एक फैक्टर मेरा ये हो गया, इसको बोलते हैं ना नेट मार्जिनल रेवेन्यू। अब ये नाम कैसे पड़ा? रेवेन्यू है तुम्हारा, नेट कर रहे हो ना, रेवेन्यू में से नेट कर रहे हो तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट को, ये तुमको कम से कम चाहिए, इसको बोलते हैं नेट मार्जिन रेवेन्यू। ठीक है, कर दे भाई, साइलेंट कर दे। अच्छा घर से कॉल, ठीक है। अभी देख, अभी ये समझा मैक्सिमम कैसे डिसाइड होता है? नेट मार्जिन रेवेन्यू मतलब समझा? नेट मार्जिन रेवेन्यू तुम्हारा जो रेवेन्यू आ रहा है, तुम कस्टमर हो ना, तुम बेच रहे हो 300 में, 50 रुपए तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट लग रहा है, तो 250 रुपए कम से कम दोगे ना उसको, उससे ज्यादा तो नहीं दोगे ना। 250 ज्यादा सेलर के लिए नेट मार्जिन रेवेन्यू हुआ। हाँ, मतलब मैं बाहर जो प्रोडक्ट खरीदने जा रहा हूँ, कैलकुलेटर खरीदने जा रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में मैक्सिमम रहेगा, मैं तो उसका कस्टमर हूँ, तो मेरे दिमाग में मैक्सिमम बिठा के जाऊंगा कितना रुपए में खरीदूं मैं उसको, तो कितने रुपए में खरीदूंगा जितना मेरा। तो मैं खरीद रहा हूँ तो मैं रेवेन्यू क्यों बोलूंगा उसको? रेवेन्यू तो सामने वाले के बोलूंगा। रेवेन्यू सामने वाले के लिए किस तरह से रेवेन्यू तो 300 में मैं बेच रहा हूँ, 50 रुपया मेरा कॉस्ट लगा, 300 रुपया मेरा रेवेन्यू, 50 रुपया कॉस्ट हटा दे तो नेट मार्जिन रेवेन्यू। ठीक है, अभी एक्सटर्नल बाइंग प्राइस और नेट मार्जिन रेवेन्यू दोनों में से जो भी लेस रहेगा ना वो मेरा मैक्सिमम रहेगा कभी नहीं। मतलब अगर मार्केट में मैं एक्सटर्नल बाइंग प्राइस में खरीदने जा रहा हूँ, वो मेरे को 240 में दे रहा है और मेरा नेट मार्जिन रेवेन्यू 250 आ रहा है, तो मैं सामने लोग कोट क्या करूंगा प्राइस? मैक्सिमम 240 ही देंगे। 240 ही चलो कोट करूंगा ना, क्योंकि मैं बाहर से ले लूं, तुमसे ना लूं ना। 240 में वो दे रहा है ना दूसरा पर्सन, तो मैं 240 में ले लूं तुमसे। तो ये हो गया मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट। एग्जाम में ये मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए आता है। ट्रांसफर प्राइसिंग ना, ट्रांसफर प्राइसिंग बीच में रहेगा, मिनिमम प्राइस ये यहाँ पे रहेगा, मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये अपने को एग्जाम में आता है कि बताओ तुम रेंज बताओ, एग्जाम में रेंज पूछता है, तो यही अपना रेंज होता है। ठीक है, मिनिमम समझा? मिनिमम के लिए कभी भी ना क्या याद रखना, मिनिमम के लिए याद रखना कि अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, दुकान साड़ी की है, ठीक है, आंटी अगर साड़ी खरीदने आई है
और आंटी खड़ी है तो तुम प्रॉफिट ऐड करके दोगे, बराबर। आंटी नहीं है तो तुम क्या सोचोगे, कम से कम जितने में निकल Variable जाए, cost वेरिएबल कॉस्ट ही तो निकल जाए। तो सिंपल याद रखना, आंटी है तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी में लूंगा, अपॉर्चुनिटी जो मेरा कॉस्ट लग रहा है, मतलब उसको प्रॉफिट बोलते हैं, सिंपल। वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस में बेचूंगा। आंटी नहीं है तो कोई है ही नहीं खरीदने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट निकाल दूंगा, तो मेरा मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो वेरिएबल को मिनिमम जो डिसाइड होता है ना, वो चेंज होता रहता है इस तेरे स्टॉक की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। स्टॉक एलिमेंट डिमांड के हिसाब से। डिमांड अगर है तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी मतलब प्रॉफिट ऐड करके बेचूंगा। डिमांड नहीं है तो डिमांड नहीं है तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में, तो डिमांड की जगह मैंने एंटी को रिप्लेस कर दिया। एंटी है तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी, एंटी नहीं है तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, समझ में आया? और मैक्सिमम कभी भी मैं क्या करूंगा, कैसे डिसाइड करूंगा, दो मेरा दो फैक्टर, एक तो एक्सटर्नल बाइंग प्राइस, ये सिंपल याद करने की जरूरत नहीं है, दुकानदार को दूसरी जगह बाइक इतने रुपए मिल रहा है तो एक्सटर्नल बाइंग प्राइस उसको बोलते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा नेट मार्जिनल रेवेन्यू, मैं इतने में आगे बेचता हूँ, उतना मेरा 50 रुपए मेरा कॉस्ट लग रहा है, 300 में बेचता हूँ तो 250 ज्यादा तुमको क्यों दूं, 250 ज्यादा दूंगा। चल मान ले तू 270 दे के आ गया, 50 रुपए तेरा खुद का कॉस्ट है, कितना हो गया कॉस्ट, 320 बेचा हो कितने में, 320 लॉस हो गया, प्रॉफिट है तुमको नहीं है ना। तो सिंपल क्या याद रखना है, 300 में बेच रहा हूँ, 50 रुपया कॉस्ट लग रहा है, 250 ज्यादा दूंगा नहीं तुमको, सिंपल लॉजिक, बढ़िया दिमाग लगाने का और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें जो भी कम है विच और इज लेस वो मैं तुमको कोट करूंगा मैक्सिमम के लिए, दुकान में जब खरीदने आऊंगा तो तुम अपने हिसाब से कोट कर देना मिनिमम, दोनों का एडजस्टमेंट बनेगा तो माल खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे, सिंपल। तो इसका मतलब इंग्लिश में ये बोलते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग हुआ तो आगे काम होगा, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं हुआ तो काम नहीं होगा, खत्म बात, ठीक है। तो ऐसे तो कोई भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग डिसाइड ही नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो मिनिमम ऐसे इतना कोट करता है जो हमारे मैक्सिमम से ज्यादा है। हमने मैक्सिमम बोला 240, वो बोलता है मेरा मिनिमम ही 250 है, तो एक काम करते नहीं खरीद सकते हम लोग, सॉरी, समझ में आया, यही बात खत्म। तो उसके बाद ना अगर ये चीज बाहर हो रही है तो सॉरी हो जाता है, लेकिन ये चीज बाहर नहीं हो रही है, मतलब ये चीज विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, तो ऊपर वाले को मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो हेड पे बैठा है उसको पता रहता है इसको कॉस्ट 100 रुपया पड़ रहा है, इसको 200 रुपया कॉस्ट पड़ रहा है, 250 रुपये बेच रहा है, बोल रहा है मेरा मिनिमम इतना है, नहीं चल सकता ना, तो वो लोग डिसाइड करते हैं, फिर वो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे फिर डिसाइड होता है ट्रांसफर प्राइसिंग का, समझ में ना, ये समझ में आ गया। अभी ना इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग का कुछ मैं थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ, फिर ना उसका क्वेश्चन अपन लोग कर लेंगे, ठीक है, सिंपल एक क्वेश्चन करेंगे, फिर इसका नेक्स्ट लेक्चर में अपन बैठते हैं। ये समझ में आया ना, यस सर, ये समझ में आएगी, बेसिक मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है, ट्रांसफर प्राइसिंग खत्म, मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है ना, ट्रांसफर प्राइसिंग खत्म, कुछ है नहीं, बाकी एकदम सिंपल वे में सब खत्म कर देंगे अपन लोग, ठीक है। यस सर, चालू अभी ना, अभी हम लोग इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग करते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग में मैं ऐसे कॉन्सेप्ट आंसर नहीं सुनूंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा तो वापस सुनना इधर ही। अभी क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन मैंने सब पूरा इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आगे भी 3-4 क्वेश्चन है पूरा कराऊंगा, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग पूरा खत्म। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा तो मेरे को बोलना, आएगा, सिंपल 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जाम में क्वेश्चन से वो भी करा दूंगा, तो इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सब मैं करा दूंगा। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग में ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना जो समझ में नहीं करने वाला है। चल अभी क्वेश्चन करते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 2 मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, एक ना कार मैन्युफैक्चरिंग, इसको क्या होगा, एक सेकंड चालू है। तो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका 2 मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है, कंपनी का बनाती है कार, उसका 2 मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है इन डिफरेंट कंट्रीज। अब देख जहाँ यहाँ पे आ गया ना डिफरेंट कंट्रीज, जब डिफरेंट कंट्रीज आ गया तो एग्जाम में दिमाग में ला देना कि इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। विद इन कंट्री है तो डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब नॉर्मल, वो एग्जाम में ऐसा क्लैरिफाई नहीं करेगा तुमको इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है, डोमेस्टिक ऐसा कुछ नहीं है, हमको समझना रहेगा, ऐसे समझने का, ठीक है। डिवीजन ए इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, अभी देखो इसका हम लोग ढांचे बना लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में सिंपल लगेगा। तो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, इसका ना 2 डिवीजन है, 2 मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है ना। अब इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि किधर किधर पर डिवीजन है, तो इसके 2 डिवीजन, ठीक है। पहला डिवीजन ए है, डिवीजन ए है, अभी स्लोली जाएंगे, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट करेंगे। डिवीजन ए डिवीजन ए इन इंडिया मैन्युफैक्चर इंजन्स फॉर द कार। अभी देखो ये क्या करता है, सिर्फ इंजन बना रहा है, तो डिवीजन है ना इंजन बनाता है, यहाँ पे लिख देने का इंजन मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। दूसरा इंडिया में करता है, इंडिया की डिवीजन इंडिया में करेगा, तो इधर पे लिख देता अपन इंडिया, समझ में आ गया। अब आगे
इट हैज अ कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर 10,000 यूनिट। इसकी कैपेसिटी लिख देते हैं, देखो इसकी कैपेसिटी बता रहा है, ठीक है। तो अभी ना इसकी कैपेसिटी हम लोग ना डिफरेंट कलर में लिखेंगे। इसकी कैपेसिटी है ना, तो इसका कैपेसिटी कितना प्रोड्यूस करता है? 10,000। 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, कर सकता है, करता है वो सब देखेंगे, कितना करता है वो सब दिखाएंगे हमें, ठीक है। ये हो गया। ईच ईयर, हर साल इतना बनाता है। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 8,000 पर यूनिट। मतलब ना इसको ना ये इंजन बनाने के लिए जो खुद का खर्चा लगता है ना, इंजन का खर्चा लगता है वेरिएबल कॉस्ट, तो वो कितना? 8,000। पक्का? पक्का सर। वेरिएबल कॉस्ट 8,000 रुपीज, ठीक है। ये हो गया। अभी दूसरा, एंड द डिवीजन कैन सेल 8,000 इंजन्स एक्सटर्नली टू कस्टमर विद इन इंडिया एट 11,000 पर यूनिट। क्या बोल रहा है? एक्सटर्नल बाइंग प्राइस बोलते हैं सर। नहीं नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, वापस से पढ़ते हैं। डिवीजन मतलब ए डिवीजन की बात कर रहा है, कैन सेल 8,000 यूनिट्स इंजन्स एक्सटर्नली टू कस्टमर विद इन इंडिया एट 11,000 पर यूनिट। मतलब ये बता रहा है कि इसका कैपेसिटी 10,000 यूनिट का है, लेकिन ये जो सेल कर सकता है ना, सेल करने की कैपेसिटी 8,000। सेल करने की कैपेसिटी सिर्फ 8,000 है। मतलब इसका जो डिमांड है बाहर मार्केट में, मार्केट में जो डिमांड है, मार्केट डिमांड, इससे ये समझता है। और जो बोला अंडी कितनी खड़ी, 8,000 अंडियां खड़ी है बस। मार्केट डिमांड कितना? 8,000 यूनिट्स का है, ठीक है। 8,000 यूनिट्स का मार्केट डिमांड, और ये बेचता है कितना भाई? 11,000 रुपीज। 11,000 रुपीज में ये बेचता है, तो इसका प्रॉफिट कितने का हो जाता है? देखो 3,000। वेरिएबल कॉस्ट 8,000 है, सेलिंग प्राइस 11,000 है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को हटा दूं 8,000 के, तो मेरा प्रॉफिट आ गया ना 3,000 का। पर तो मैं 3,000 का ना प्रॉफिट कमा लेता हूँ। ये क्या ऐसे का सोल्यूशन आ गया? ऐसे सोल्यूशन देखते बाद में बहुत चेक कराने के लिए रखना पड़ता है, बच्चे लोग भरोसा नहीं करते, ठीक है। थोड़ा और नीचे कर, नहीं मेरे को नहीं देखना है सोल्यूशन, मेरे को आता है, ठीक है। ये प्रॉफिट हो गया 3,000 का, समझे? अभी नेक्स्ट, अरे जज मत करो, चल देख। द अदर डिवीजन बी इज इन इटली। अभी देखो दूसरा डिवीजन किधर है अपना? इटली में। इटली में। क्या इटली बना रहा है? इटली बना के बेच रहा है। ये डिवीजन बी का नाम लिखना पड़ेगा ना, डिवीजन बी भूल जाता है। इज इन इटली दैट रिक्वायर्स 5। अभी देखो इसको जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत पड़ेगी? 5,000 इंजन्स एवरी ईयर टू असेंबल देम। इसको ना 5,000 इंजन का ना जरूरत है, रिक्वायरमेंट। मतलब समझ रहे हो विनोद? समझ रहे हो? 5,000 इंजन का इसको जरूरत है। इट परचेज दीज इंजन फ्रॉम अ वेंडर इन इटली। अब इटली में रहता है ना, इटली में बनाता है, तो इटली में इसको 5,000 इंजन का जरूरत पड़ता है। तो ये क्या करता है, इंडिया से तो नहीं मंगाता, इटली में जाएगा, किसी वेंडर के पास जाएगा, 5,000 में कोई इंजन चाहिए, दे देगा उसको, ठीक है। इंडिया थोड़ी ना आएगा लेने के लिए। इसको नहीं पता है कि इसके कंपनी का एक और डिवीजन है इंडिया में काम करता है। नहीं समझ रहे? समझ। कितना खरीदता है? 9,000। इधर तो लिखा ना प्राइस दैट इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट क्यों लिखा? क्योंकि इटली में ना, इटली में जो प्राइस होगा लोग कन्वर्ट करके इंडिया में दे दिया। अभी एग्जाम में ट्विस्ट कर सकता है, क्या करेगा? वहां के उसमें दे देगा, समझ रहे हैं? वहां के उसमें दे देगा और बोलेगा इसको रुपीज में कन्वर्ट करके खुद निकालो इंडिया में कितना प्राइस बनता है। तो एग्जाम में कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा फॉरेस्ट का ज्ञान एसएफएम में पढ़ाऊंगा, उसमें थोड़ा ध्यान रखने का, ठीक है। 9,000 रुपीज मैं अभी बता दिया कि अच्छा ये डिवीजन भी परचेसर है ना, कस्टमर है ना? नहीं, कस्टमर। तो इसके लिए एक्सटर्नल बाइंग प्राइस की जरूरत पड़ती थी अपने को। हाँ मिल गया, मैक्सिमम में मिल गया ना। तो इसके लिए एक्सटर्नल बाइंग प्राइस, ये थोड़ा बेसिक जो था ना वो यहाँ पे काम आएगा। एक्सटर्नल ईबीपी लिखो क्या? तो कितना खरीदा है वहां से? 9,000। मतलब ये इसके लिए ना हथियार है कि मैं इससे कम में दूंगा, नहीं दूंगा, इससे ज्यादा नहीं देगा, इससे ज्यादा में दूंगा नहीं, क्योंकि मैं बाहर से 9,000 में खरीदता हूँ। अभी ना इंडिया में ना, अभी तुमको यहाँ से देख के लग रहा है कि इंडिया में कितने बेच रहे हैं? 8, इसमें 11,000 बेच 11,000 बेच रहे हैं। बेच पाएगा उसको? नहीं, 11,000 बेच पाएगा ना? नहीं बेच पाएगा, तकलीफ होगा। पढ़ दे आगे पढ़ेंगे, सॉल्व तो करेंगे। इफ डिवीजन बी वर टू परचेज दीज यूनिट्स फ्रॉम डिवीजन ए, बोल रहा है अगर डिवीजन बी को, मतलब इटली वाली डिवीजन को, अगर डिवीजन ए से ये खरीदना पड़े टायर, तो ट्रांसफर प्राइसिंग जो ये लोग ने डिसाइड किया 10,000 रुपया। अब मैं बताता हूँ क्यों 10,000 डिसाइड किया। आगे लिखा है, मैं बताऊँ क्या, नीचे लिखा है, सिंस नो सेलिंग एक्सपेंस नीड टू बी इनकर्ड ऑन इंटरनल सेल्स। घर वाले को बताना पड़ता है क्या
कि मैं ये माल बेचता हूँ, नहीं बताना पड़ता है ना, तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं करना पड़ता है, सेलिंग एक्सपेंस नहीं लगता है, एजेंट वेजेंट नहीं लगते, तो नो सेलिंग एक्सपेंस इनकर्ड। तो 1,000 का सेलिंग एक्सपेंस इसको इनकर्ड नहीं हो रहा है। तो जो 8,000 का इसका वेरिएबल कॉस्ट था यहाँ पे, उसका वेरिएबल कॉस्ट 7,000 लग रहा है, करेक्ट। बराबर। तो जो 11,000 में बेचता था उसकी जगह 10,000 में बेचेगा, प्रॉफिट तो उसको अब भी 3,000 हो रहा है ना, तो कुछ बड़ा काम नहीं किया उसने। 1,000 का सेलिंग प्राइस नहीं लग रहा है, सेलिंग एक्सपेंस नहीं लग रहा है, इसके लिए उसने क्या 1,000 कम कर दिया, तो 11,000 की जगह 10,000 इसको सेलिंग दिया। फिर भी अभी मानेगा क्या वो? उसको तो 9,000 में मिल रहा है ना, सिंपल है, मनवाएंगे ना, नहीं मानेगा तो। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सच ट्रांसफर वुड बी 7,000, बता दिया जो मैंने अभी बोला कि 8,000 की जगह उसको 7,000 वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि 1,000 का जो वेरिएबल कॉस्ट है बच रहा है। Division A accept, if division accept the internal order from division B, it will have to curtail some of the external sales। अब देखो यहाँ पे बात आ गई, डिमांड बात आ गई रिस्पेक्ट की। कैसे रिस्पेक्ट की? अभी इसको 10,000 यूनिट के बना सकता है, बराबर। 8,000 यूनिट से बाहर बेच सकता है, बराबर। 2,000 यूनिट से नहीं बेच सकता है, तो मेरे को सिंपल एक आंसर देना, 2,000 यूनिट से अगर ये बाहर नहीं बेच सकता है, इसका 2,000 यूनिट्स के लिए डिमांड कितना? 0। तो क्या करना पड़ेगा? इसको 2,000 यूनिट कितना निकालना पड़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट में निकालना पड़ेगा, मिनिमम में निकालना पड़ेगा, डिमांड तेज है, ठीक है। आप बढ़ा ना सर। तो वेरिएबल कॉस्ट कम से कम 8,000 में निकालना पड़ेगा, बराबर। और अगर डिमांड पूरा 10,000 होता तो फिर पूरा 11 दिन में से 1 रुपया कम नहीं करता था, फिर मैनेजमेंट को बीच में आना पड़ता था, गेम करना पड़ता था, ठीक है। अभी इसमें हम नॉर्मल पढ़ लेते हैं। तो 2,000 यूनिट का तो मेरे को समझ में आ गया। अभी 10,000 यूनिट में सामने वाला कितना मांग रहा है? डिवीजन वाला, मेरे डिवीजन वाला 5 यूनिट्स मांग रहा है, 5,000 यूनिट्स मांग रहा है, बराबर। अगर मैं 10,000 में 5,000 उसको बेच दूं, तो मेरे पास कितने बचेंगे? 5,000 बचे। 5,000 बचेंगे। और मेरे को देना कितना? बाहर वाले 8,000। तो मैं तो इधर पे क्या करूंगा मालूम है? 5,000 यूनिट्स उसको 11,000 बेचूंगा, और इटली वाले को बोलूंगा 5,000 यूनिट से तुमको दे रहा हूँ, उसमें से 3,000 यूनिट्स के लिए मैं तुमसे मार्केट रेट लूंगा, 11,000 चार्ज करूंगा। 11,000 नहीं, सॉरी 10,000 डिसाइड किया ना, 10,000 चार्ज करूंगा, बाकी 2,000 8,000 में निकाल दूंगा, ठीक है। तो भी मानेगा क्या? देखते हैं। नहीं मानेगा, देखते टैलेंटेड है। चल देख, गिवन दैट द टैक्स, अभी देख मैंने बोला था टैक्स आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल तो टैक्स आएगा। 30% इंडिया में, 40% इटली में। डिटरमाइन इफ द कंपनी विल बेनिफिट ओवरऑल इफ डिवीजन बी परचेज फ्रॉम डिवीजन ए, कंपनी को बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? अभी हम लोग फाइनल आंसर देखते हैं, ठीक है। अभी फाइनल आंसर क्या बोलते हैं? डिवीजन ए के लिए भी निकाल लेते हैं, प्रॉफिट होगा लॉस होगा कितना। डिवीजन बी के लिए भी निकाल लेते हैं, प्रॉफिट होगा लॉस होगा कितना। फिर ना ओवरऑल कंपनी के हिसाब से देख लेंगे कि कंपनी को प्रॉफिट लॉस किस में हो रहा है। कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है डिवीजन ए के ट्रांसफर करने से, तो कंपनी बोलेगा बी को, तू जान बेटा 9,000 में तेरे को मिल रहा है, नहीं तेरे को 10,000 में खरीदना पड़ेगा। पैसा कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है, तो खरीदना 10,000 में। ए को बोलेगा तो बेच बेच, ठीक है, ऐसा। तो अभी पहले ना ए के लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, बी के लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर देखते हैं बेनिफिशियल कंपनी के लिए है कि नहीं है। कैसे निकालेंगे? ए और बी का प्रॉफिट लॉस दोनों का ऐड कर देंगे, देखिए कंपनी क्या हो रहा है, ठीक है। अभी ए के लिए पहले निकालते हैं। तो देखो ए जो है, ए का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? सेलिंग प्राइस कितना था ए का? 11,000, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 8,000। तो 7,000 उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन सॉरी 3,000 इसका कॉन्ट्रीब्यूशन। और जब वो इटली वाले के लिए बेचेगा तो सेलिंग प्राइस इसने कितना बोला था? 10,000। और वेरिएबल कॉस्ट इसको कितना होगा? 7,000। कॉन्ट्रीब्यूशन तो भी कॉन्ट्रीब्यूशन इसको 3,000 है, बराबर। अभी मैं ना एक चीज बता दूं, इसका डिमांड ना 8,000 है, बराबर। इटली वाले आने की वजह से ना इसका डिमांड पूरा 10,000 फुलफिल हो गया। नहीं समझा? समझा ना? ये 8,000 ही बेच पा रहा था, 2,000 चुपचाप बैठा हुआ था, बराबर। लेकिन इटली के आने की वजह से 5,000 इटली वाले को बेच रहा है, और 5,000 इंडिया वाले को बेच रहा है, फिर भी शॉर्ट पड़ रहा है, 3,000 का तो शॉर्ट पड़ रहा है। तो अभी ना ये जो है, ये बार बार ऐसे में आंसर आएगा बस। तो इसको प्रॉफिट ना 2,000 यूनिट के पीछे होगा। पहले ना अर्लियर, यहाँ पे ना अर्लियर लिखते हैं, अर्लियर ये ना 8,000 यूनिट बेच पा रहा था। ड्यू टू इटली के आने की वजह से ये पूरा का पूरा 10,000 यूनिट बेच पा रहा है, 10,000 यूनिट बेच पा रहा है। तो इसको बेनिफिट कितने यूनिट के पीछे हो रहा है? 2,000 यूनिट के पीछे बेनिफिट हो रहा है। कितने रुपए? पूरा सर सेलिंग प्राइस 3,000 का बेनिफिट है, सेलिंग प्राइस थोड़ी 8,000 का कॉस्ट निकल जाता है।
तो 3,000 का इसको बेनिफिट हो रहा है, बराबर। तो इटली के आने की वजह से इस ए कंपनी को, ए डिपार्टमेंट को कितना बेनिफिट हो, कितना आएगा कैलसियम? 6 ना, 60 लाख आएगा, बराबर। ये मैंने शॉर्टकट निकाला। पहले वो 8,000 यूनिट बेच पा रहा था, पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा, ऐसे नहीं समझ आ रहा क्या? नहीं, बता देता हूँ, सिंपल बता देता हूँ, पूरा कैलकुलेशन करके। एक करते हैं अर्लियर, एक करते हैं नाउ, ठीक है। अर्लियर क्या कर रहा था बेचारा, 8,000 यूनिट बेच रहा था 11 रुपए पे, 11,000 पे, बराबर। कितना आ रहा था? 8 करोड़ 80 लाख। उतना अपना कैलकुलेशन जगह नहीं, 8,000 बेच रहा था, उसके ऊपर कितना कॉस्ट आ रहा? 8,000, ये माइनस हो जाएगा। तो 8,000 यूनिट के पीछे कितना कमा रहा था? 3,000। तो कितना ये अपने को चाहिए आंसर? 24 लाख। कितना कमा रहा था? 24 लाख। 24 लाख, बराबर। अब क्या होगा? 2 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 40, ऐसा करके जीरो में से पगार में जीरो कम कर देगा तो 2 करोड़ 40 लाख, ठीक है। अब क्या कर रहा है? अब 2 जगह बेच रहा है, बराबर। एक तो इंडिया में बेच रहा है और एक इटली में बेच रहा है। इटली में कितना यूनिट बेच रहा है? इटली में 5,000। कितने बेच रहा है? 10,000। 10,000 में साइड में रखते हैं। फिर 5,000 यूनिट के पीछे कॉस्ट कितना लग रहा है? 7,000। 7,000 तो लग रहा है। तो कितना आ रहा है नेट बेनिफिट 5,000 यूनिट के पीछे? 3,000 का। कितना आ रहा है? 1 करोड़ 50 लाख, बराबर, जीरो। और इंडिया में कितना बेच रहा है? इंडिया में 11,000 बेच रहा है। 5,000 बेच रहा है 11,000 में, और 5 के पीछे कॉस्ट भी तो आ रहा है 8,000। 8,000। तो कितना आएगा? 1.5 करोड़। 3,000 ना बेनिफिट। तो कितना? 1 करोड़ 50 लाख। सेम। से तो आप कितना कमा रहे हैं? टोटल मिला के 3 करोड़। 3 करोड़। पहले कितना कमा रहा था? 2 करोड़ 40 लाख। तो एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है? 60 लाख। ये हमारा आंसर। यही तो निकाला था शॉर्टकट, 60 लाख। नहीं समझा? समझो सर, समझा। मैंने क्या किया, 8,000 यूनिट पहले बेचता था, अब बेच पा रहे 10,000। एक्स्ट्रा कितना बेच पा रहे? 2,000। 3,000 तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो 3,000 है ही, पहले भी नाउ भी। तो 2,000 इंटू 3,000 60 लाख आ गया, सिंपल। अभी मेरे को ना सिंपल ये ना ये कॉन्सेप्ट समझता नहीं किसी को, क्या टैक्स बैक बेनिफिट माइनस करना समझता नहीं, तो सिंपल बताता हूँ मैं। 60 लाख कमा रहा है ना, अभी जब भी तुम कमाओगे ना तो गवर्नमेंट बोले कि कमा लिया तुमने, टैक्स मारना पड़ेगा, बराबर। नहीं, तो जब 60 लाख कमा रहा है तो तुम्हारा पीएनएल जो है प्रॉफिट एंड लॉस, अभी यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें 60 लाख का क्रेडिट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट भी 60 लाख से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो इस साल तुम्हारा नेट प्रॉफिट जब 60 लाख से बढ़ गया तो गवर्नमेंट तुमको कितना मांगेगी? टैक्स रेट 30%। तो गवर्नमेंट तुमको 30% टैक्स भी मांग लेगी? नहीं मांगेगी। तो 30% तुमको गवर्नमेंट को ना टैक्स देना पड़ेगा 60 लाख में से। इसमें से हम 30% निकाल दो, क्योंकि ये तुमको बेनिफिट हुआ है, बेनिफिट के ऊपर टैक्स भी मांगेगी गवर्नमेंट। कितना मांगेगी? 30%। कितना होता है? 18 लाख। तो नेट तुमको बेनिफिट कितना हुआ? 42 लाख। तो ये नेट बेनिफिट एक हुआ ना, बिकॉज ऑफ इटली के आने की वजह से। अब नेट बेनिफिट ना बी को निकालेंगे, ठीक है। बी को निकालेंगे, बी को यहाँ पे कर लेते हैं। बी को बेनिफिट क्या हुआ? देख, बी क्या करता था? बी पहले ना 10,000 में लेता था, 10,000 में लेता था ना बी, 9,000 में, सॉरी, बी पहले 9,000 में लेता था। अब बी को क्या करना पड़ा? 10,000 में लेना पड़ा। बी को अब 10,000 में लेना पड़ा, तो बी को तो 1,000 का लॉस हो गया। तो बी को 1,000 का लॉस हो गया, बी को ये लॉस हो गया। बी को कितने यूनिट के पीछे? 5 यूनिट के पीछे। तो बी को नेट लॉस कितना होगा? 50 लाख। बी को नेट लॉस 50 लाख का हुआ, लेकिन ये नेट लॉस नहीं। अभी मैं इसमें भी टैक्स का इम्पैक्ट करना पड़ेगा, बताता हूँ बेनिफिट मिलेगा टैक्स, बताता हूँ। अभी ना इसमें जो पीएनएल है, पीएनएल तुम्हारा कॉस्ट बढ़ गया ना, पीएनएल का डेबिट साइड भी तो बढ़ जाएगा 50 लाख से, नहीं बढ़ेगा? तो 50 लाख से तुम्हारा जो बेनिफिट ये डेबिट साइड बढ़ गया, तो तुम्हारा नेट जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो तुम्हारा टैक्स भी तो रिड्यूस हो जाएगा 50 लाख से। 50 लाख के ऊपर जितना परसेंट रहेगा उससे 40%। तो इसके ऊपर टैक्स तुम्हारा कितना था? 40%। नहीं, 40 नहीं था, इधर था ना इटली का बहुत अच्छा टैक्स 40% है। तो कितना? 50 का 40 20 लाख। 20 लाख। तो 20 लाख से तुम्हारा क्या हुआ? रिड्यूस हो गया।
तो कितने का बेनिफिट हुआ? नोट नहीं, लॉस, नेट लॉस 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 बेनिफिट हुआ, नेट लॉस कितना हुआ? 30 लाख का। 30 लाख का, ये वो तुमको नेट लॉस। अब ओवरऑल ना कंपनी के हिसाब से मैं देखूंगा, अब मैं कंपनी के हिसाब से देखूंगा, कंपनी के हिसाब से यहाँ पे देखता हूँ। हाँ, तो कंपनी के हिसाब से क्या हुआ, ए और बी, ए को कितना हुआ प्रॉफिट? 42 लाख का। 42 लाख का प्लस, और बी को क्या हुआ? 30 लाख माइनस। 30 लाख माइनस, ठीक है, तो ये माइनस में गया। ओवरऑल कंपनी को क्या हुआ? 12 लाख का प्रॉफिट है। 12 लाख का प्रॉफिट। तो क्या कंपनी मानेगी मान कि लेंगे इटली वाले, इटली वाले, तू क्या करेगा, तू 10,000 पे ले उससे, तो तेरे को 9,000 मिलता है ना, नहीं हमको लॉस होगा चलेगा, तू कितने मिले, इससे 10,000 मिले, ठीक है, और ए मतलब ए डिवीजन है, तो क्या बोल रहा है, तू उसको बेच 10,000 में, ये फाइनल ट्रांसफर प्राइसिंग डिसाइड करते हैं हम लोग। तो ये ना ओवरऑल कंपनी के हिसाब से डिसाइड होता है। अब ये लोग अकाउंटिंग है ना, कि ए को बोलेगा क्या डिसाइड कर, क्या ट्रांसफर प्राइसिंग पे डिसाइड होगा, प्राइस डिसाइड होगा। रिकॉर्डिंग के लिए तो जो डमी बनाते हैं वो बनाएंगे तुम, ठीक है, वो ट्रांसफर प्राइसिंग में बताऊंगा तुमको, आगे जो क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें बताऊंगा कि क्या मेथड है, क्या मेथड यूज करके कैसे ऐसा करने का। ये फाइनल समझ में आया क्या? जब ओवरऑल कंपनी को 12 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करने का, बेचने का कि नहीं बेचने का? बेचने का। तो सिंपल डिसीजन, इसमें कुछ है कोई सिंपल मिनिमम और मैक्सिमम नहीं निकाला ना, मिनिमम, ये मिनिमम निकाला ना, इसके लिए मिनिमम कितना था, इसके लिए मिनिमम 8,000 था, इसके लिए मैक्सिमम कितना था, मैक्सिमम 9,000 था, मैं उससे ज्यादा नहीं देता था। लेकिन जब ओवरऑल कंपनी की बात होती है तो मैं क्या बोला कि ट्रांसफर प्राइसिंग डिसाइड करना ही पड़ता है हमको। अगर प्रॉफिट हो रहा था, लॉस हो रहा था तो हम नहीं देंगे। अब मिलेगा किसी के लिए वो लोग रोएंगे कि मैं 10,000 से ज्यादा नहीं दूंगा, 9,000 ज्यादा नहीं दूंगा, ये बोलेगा मैं इससे कम में नहीं बेचूंगा, तो हम लोग आगे डिसाइड करेंगे कैसे होता है। तो मिनिमम तो सर अभी तक निकाल नहीं पाए ना। मिनिमम है ना, जब ये लोग, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा नहीं था मिनिमम मैक्सिमम, एक्चुअली क्वेश्चन में जिसमें पूछेगा ना मिनिमम, वहां पे हम लोग कोड करेंगे। यहाँ क्या पूछा क्वेश्चन में कि क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हमने बता दिया करना चाहिए। रिकॉर्डिंग कैसे होगा वो सब मैंने एकदम बताऊं, ठीक है, समझ में? ठीक। तो लास्ट टाइम जो हम लोग क्वेश्चन किया तो उसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वापस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये पहले वापस से रिवाइज कर लेते हैं। और कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, एक इंडिया में डिवीजन था, एक इटली में डिवीजन था। डिवीजन एक इंडिया में था और डिवीजन भी इटली में था, ठीक है। डिवीजन ने क्या करना था, इंडियन बनाता था कार के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कार बनाने के लिए इंडियन बनाता था और इंडियन बाहर बेचता था। और डिवीजन भी जो इटली में वो कार बनाती थी, ठीक है, कार बनाती थी इटली में, उसको कार बनाने के लिए इंडियन चाहिए रहता था, तो इंडियन क्या करता था, इटली से खरीदता था, ठीक है। लेकिन है तो दोनों एक ही के बच्चे ना दोनों में, तो इंडियन वो बना रहे हैं, कार वो बना रहे हैं, तो इंडियन ले सकता है ना डिवीजन बी से, डिवीजन ए से डिवीजन बी, तो लेकिन उसको पता नहीं था कि ऐसा कुछ है। तो डिवीजन ए जो उसका कैपेसिटी 10,000 यूनिट का बनाने, ठीक है, बट डिमांड 8,000 का, डिमांड 8,000 का, ठीक है। तो 2,000 यूनिट जो हो गया स्पेयर था, उसमें नहीं बेच पाता था। कितने रुपए बेचता था, 11,000 में, उसको प्रॉफिट कितना होगा, मतलब कंट्रीब्यूशन 3,000 पाउंड, ठीक है। और डिवीजन बी मार्केट में कितने से खरीदता था, इनके 9,000 रुपए में, ठीक है। तो मैक्सिमम जो डिवीजन बी 9,000 से देगा, डिवीजन ए जो 11,000 से कम में बेचेगा नहीं, लेकिन उसको जब इटली को बेचेगा 1,000 पाउंड उसका कम हो जा रहा है, तो उसको 10,000 से ज्यादा कम में बेचेगा नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम होगा। अगर एग्जाम में पूछता है ट्रांसफर प्राइसिंग का रेंज बताओ, तो क्या बताओगे, मैक्सिमम 10,000, मिनिमम उसको 9,000, मैक्सिमम 9,000, मैक्सिमम 9,000, मिनिमम 10,000। तो बैठ ही नहीं रहा है ना, मैक्सिमम बैठ ही नहीं रहा है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग वर्क नहीं करेगा, तो ठीक है, मैनेजमेंट को कुछ मानना पड़ता है। तो लेकिन ये क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, क्वेश्चन में तो पूछा था ओवरऑल देखो कंपनी को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम कंपनी के बेनिफिट के लिए हम डिवीजन ए का प्रॉफिट लॉस निकाले, डिवीजन बी का प्रॉफिट लॉस निकाले, उसको मर्ज कर दिए, नेट क्या हो रहा है कंपनी को वो चेक कर लेंगे। अगर होता है प्रॉफिट ओवरऑल कंपनी को तो हम करेंगे। हम जो डिवीजन ए बोल रहा है कि मैं 10,000 में इसको बेचूंगा, तो बेचना पड़ेगा, ठीक है, लॉस होगा बी को चलेगा, लेकिन हम उसको 10,000 में ही बेचेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग पर्पस के लिए दूसरा मेथड देखेंगे कि अकाउंटिंग के लिए किस पर रिकॉर्ड करें, वो मैं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन क्या था, अर्लियर 8,000 बेचता था 11,000 में, 8,000 का वेरिएबल कॉस्ट था, 3,000 का उसको कंट्रीब्यूशन देता था, 8,000 यूनिट के पीछे 2,24,00,000 कमाता था। नाउ करंटली क्या हुआ, इंडिया में वो 5,000 बेचेगा, इटली में क्या करेगा 5,000 बेचेगा 10,000 पे, और इंडिया में 11,000 पे। वेरिएबल कॉस्ट इधर पे इंडिया में 8,000, इटली में 7,000, तो दोनों जगह कंट्रीब्यूशन सेम 3,000। कमाएगा कितना, 1,50,00,000, 1,50,00,000 दोनों जगह पे, तो टोटल ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना, 3 करोड़। अर्लियर कितना था, 2,40,00,000 का, 60 लाख का प्रॉफिट, 60 लाख से प्रॉफिट बढ़ा तो टैक्स भी उसको आएगा उसके ऊपर 60 करोड़, 60 लाख के ऊपर कितना का टैक्स, 30%, 18 लाख, तो उसको नेट प्रॉफिट होगा। बी को क्या हुआ, 9,000 का में खरीदा था, अब 10,000 में खरीदेगा, 1,000 का लॉस, 5,000 यूनिट के पीछे, 50,000 का लॉस, 50 लाख का लॉस, ठीक है।
कॉस्ट बढ़ा, डेबिट बढ़ा, प्रॉफिट कम तो टैक्स गवर्नमेंट दे बच जाएगा। सेविंग। हाँ, तो 50 लाख के ऊपर 40% आईटी में टैक्स है, 20 लाख का सेविंग, 30 लाख क्या करेगा 30 लाख का उसको नेट लॉस। नेट लॉस। और कंपनी को देखा जाए तो 42 लाख का इसको प्रॉफिट, 30 लाख का इसको लॉस, और कंपनी को 12 लाख का नेट प्रॉफिट। समझ में आया? एडिशन करा। तो हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे आगे गो अहेड करेंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग फिर डिसाइड करेंगे जो भी। अभी देखो ऐसे आंसर भी एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या देखें, प्रॉब्लम डेफिनेशन, इफ डिवीजन बी बायस फ्रॉम डिवीजन ए इट विल इट बेनिफिट द कंपनी एज अ होल। ये प्रॉब्लम था, इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। आगे करके देखो, ये 60 लाख आया, ए का नेट आया, ए को सिर्फ 42 लाख का प्रॉफिट, बी को 50 लाख का लॉस, नेट लॉस 30 लाख का, ओवरऑल कंपनी को 12 लाख का प्रॉफिट। तो डिवीजन बी शुड परचेज इंटरनली फ्रॉम डिवीजन ए। खत्म, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कर देते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? यस सर। कुछ तकलीफ है, कुछ तकलीफ इस नहीं, क्वेश्चन में पक्का एकदम। कुछ रहेगा तो बोलिए ना, अगला शुरुआत। चलो अभी ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे में ना ये वाला क्वेश्चन है ना एग्जांपल में दे रखा है, लेकिन पहले ना मतलब पुराने मॉड्यूल में क्वेश्चन में था, इलस्ट्रेशन में था, अभी इसमें दिया। अब ये इलस्ट्रेशन 1 कर दे, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 क्या बोलता है, अभी इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। एबीसी माइनर्स ऑपरेट्स 2 डिवीजन, एक जापान में है, दूसरा कहाँ पे, यूके में। अच्छा अभी हम लोग पढ़ रहे तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले ही समझ गए इंटरेस्ट तुरंत बना लिया ना। हाँ, एक जापान में और एक यूके में, तो ये समझ में आ दो गया, डिवीजन है। ये समझ में आ गया कि इंटर से ट्रांसफर करने का क्वेश्चन है, तो ड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 डिवीजन है, किसका, कंपनी का नाम क्या, एबीसी माइनस। तो एबीसी माइनस, इसका नाम 2 डिवीजन है। पहला किधर का, पहला जापान में, जापान। दूसरा यूके। तो दूसरा, पहला जापान में, दूसरा यूके में, ठीक है। अभी देखो, माइनिंग डिवीजन इज ऑपरेटेड इन जापान विच इज रिच इन रॉ एमरेल्ड। मतलब ना वहाँ पे एमरेल्ड होता है ना, रॉ एमरेल्ड बहुत ज्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, Mining होता है। मतलब वो रिच है उसमें, वो मतलब वहाँ पे माइनिंग करके निकालता होगा, ठीक है। तो जापान का माइनिंग डिवीजन, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो है माइनिंग डिवीजन, ठीक है। द अदर डिवीजन इज यूके प्रोसेसिंग डिवीजन। अभी देखो इससे पता चल रहा है वहां से वो लोग रॉ एमरेल्ड लेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, कुछ तो बनाएंगे, बेचेंगे। तो यूके क्या करता है, प्रोसेसिंग डिवीजन, ये उसको आगे प्रोसेस करता है। तभी यहाँ से हमको पता चल जा रहा है कि ट्रांसफर होने आता है, कि यहाँ से जापान से रॉ एमरेल्ड जाएगा उधर पे, प्रोसेस होगा, आगे बेच देंगे, ठीक है। इट प्रोसेसेस द रॉ एमरेल्ड इनटू, आगे लिखा है यहाँ पे, इट प्रोसेसेस द रॉ एमरेल्ड इनटू पॉलिश्ड स्टोन फिट फॉर ह्यूमन वेयरिंग। आदमी लोग पहनते हैं, अब कुछ भी बना सकते हैं, रिंग, गले का हार, कुछ भी बना सकते हैं। तो पॉलिश स्टोन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, उसको बनाता है। अब देखो यहाँ पे दिया डिवीजन दिया, जापान माइनिंग डिवीजन पर कैरेट ऑफ रॉ एमरेल्ड क्या बोलता है, वेरिएबल कॉस्ट 2500 yen। अब ये जापान है ना, तो जापान में क्या यूज होता है, येन यूज होता है ना। तो 2500 पर येन है क्या, एक कैरेट ऑफ रॉ एमरेल्ड, जैसा अपना था 24 कैरेट का गोल्ड, वैसे एक कैरेट ऑफ रॉ एमरेल्ड लेना, एमरेल्ड प्रोडक्ट का नाम है, उसको लेने के लिए 2500 रुपया 500 येन लगता है, एक का वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। और 5000 ना फिक्स कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। अभी यूके में बता रहे हैं प्रोसेसिंग डिवीजन है जो कि इसको प्रोसेस करती है, पर कैरेट ऑफ पॉलिश एमरेल्ड वेरिएबल कॉस्ट इसको कितना लगता है, 150 पाउंड। मतलब एक स्टोन बनाने के लिए, पॉलिश स्टोन बनाने के लिए 150 पाउंड लगता है, इतना समझना है। और फिक्स कॉस्ट कितना, 350 पाउंड लगती है, बराबर, यूके में पाउंड चल रहा है। Several polishing companies in Japan buy raw emerald from other local mining companies at now 9,000 yen per carat। मतलब इसमें क्या बता रहा है, बहुत सारी कंपनीज है ना जापान में ना, जिनको ये खरीदना रहता है रॉ एमरेल्ड, वो 9,000 पर येन पर कैरेट में खरीदती है। इसका मतलब जो जापान का डिवीजन है, माइनिंग डिवीजन, वो कितने बेचता है रॉ एमरेल्ड, 9,000 बराबर 9,000 बेचता होगा ना, क्योंकि बाहर लोग खरीदने कितने आते हैं, 9,000 में खरीदने आते हैं। ये क्या है, सेलिंग प्राइस उसके लिए जो बेच रहा है। करंट फॉरेन एक्सचेंज रेट दिया हुआ है 50 येन इक्वल टू 1 पाउंड, 1 पाउंड का भाव 50 येन है, ठीक है। अभी इनकम टैक्स रेट दिया, देखो इनकम टैक्स रेट दिया तो भी सामने आ जाता है। अभी देखो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, इनकम टैक्स रेट दिया था, लेकिन वो क्वेश्चन डोमेस्टिक का था, कंफ्यूज करने के लिए दिया था इनकम टैक्स रेट। तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करना होगा कि 2 कंट्री का नाम दिया है कि नहीं दिया है, और ट्रांजेक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पूरा क्वेश्चन इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग का होता है। अगर ये सब चीजें अगर देख के तुम आइडेंटिफाई करोगे तो ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन पढ़ के एनालाइज करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है।
तो इनकम टैक्स रेट दिया हुआ 20% जापान में है, 30% यूके में। यूके में, ठीक है। ईट टैक्स, अभी देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हम्म, ठीक है। ये क्या लाइन बोल रहा है? टू कैरेट ईट टैक्स 2 कैरेट्स ऑफ रॉ एमराल्ड टू yield 1 कैरेट ऑफ पॉलिश स्टोन। पॉलिश एमराल्ड सेल फॉर 3000 पाउंड पर कैरेट। अभी देखो इधर क्या बताया कि हम लोग अगर दो रॉ एमराल्ड डालेंगे तो तो एक कितना बनेगा? यहाँ से एक पॉलिश पर निकलेगा। एक स्टोन निकलेगा, पॉलिश स्टोन। मतलब सामने वाला अगर 500 स्टोन बना रहा है, पॉलिश स्टोन बना रहा है, तो उसको यहाँ से कितना चाहिए रहेगा? 1000 चाहिए रहेगा, ठीक है। ये समझ के रखना। और वो बाहर कितने बेचता है? 1 पाउंड, एक पॉलिश एमराल्ड कितने बेचता है? 3000 पाउंड में बेचता है, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है देखते हैं। कंप्यूट ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस निकालने बोला, ठीक है। फॉर 1 कैरेट ऑफ रॉ एमराल्ड ट्रांसफर्ड फ्रॉम माइनिंग डिवीजन टू द प्रोसेसिंग डिवीजन अंडर 2 मेथड्स। एक पहला मेथड क्या बोल रहा है? 200% ऑफ फुल कॉस्ट। सेकेंड मेथड क्या बोल रहा है? मार्केट प्राइस। अभी देखो ये क्या होता है, इसमें क्या बोला? हमको ट्रांसफर प्राइसिंग डिसाइड करना बोला कि जापान वाला डिवीजन क्या करेगा? जापान वाला डिवीजन रॉ एमराल्ड को यूके को ट्रांसफर करेगा। तो ट्रांसफर किस प्राइस पे करेगा वो निकालना है। और निकालने के लिए ना ये लोग ने 2 मेथड भी हमको बता दिए। पहला बोला 200% ऑफ फुल कॉस्ट। अभी मैं अगर तुमको बोलूँ कि तुमको पता तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट 150 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट 200 रुपये, ठीक है। और तुमको सेलिंग प्राइस डिसाइड करने बोलूँ ट्रांसफर करने के लिए एट 200% ऑफ योर कॉस्ट, तो क्या होगा? 150 प्लस 200 कितना होगा? 350, उसका 200% 700। तो हमको कितने बचेगा? 700 बचेगा, ठीक है। तो वही सिंपल, इसमें क्या बोला? 200% ऑफ फुल कॉस्ट मेथड एक लगाओ, दूसरा क्या बोला? मार्केट प्राइस लगाओ, बराबर। तो देखो जापान वाला ही ट्रांसफर करेगा ना, तो जापान वाले का टोटल कॉस्ट कितना है जापान का? ये हम लोग पहले मेथड कर रहे हैं, ये हम लोग ने पहले मेथड कर रहे हैं 200% ऑफ फुल कॉस्ट। अच्छा हाँ, एग्जाम में ना कभी कभी फुल कॉस्ट नहीं बोलेगा, वेरिएबल कॉस्ट बोलेगा। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेना, फुल कॉस्ट बोला तो टोटल कॉस्ट लेना, फिक्स और वेरिएबल दोनों। अगर वेरिएबल सिर्फ वेरिएबल बोला तो वेरिएबल लेना, ठीक है। तो फुल कॉस्ट है 200% ऑफ फुल कॉस्ट। एग्जाम में थोड़ा मोड़ा ट्विस्ट करते रहते हैं लोग। तो पहला वेरिएबल कॉस्ट कितना है जापान वाले डिवीजन का? 2500 कितना? 2500 और फिक्स कॉस्ट कितना? फिक्स कॉस्ट 5000 5000। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? 7500 7500 येन। येन। ये क्या होगा? ये कॉस्ट का फुल कॉस्ट किसका? एक रॉ एमराल्ड का ना, एक रॉ एमराल्ड का ना, 1 कैरेट ऑफ रॉ एमराल्ड का ना। अभी ये इसका कॉस्ट है। इसने क्या बोला? सेलिंग प्राइस किस पे डिसाइड करो? ट्रांसफर प्राइसिंग 200% ऑफ फुल कॉस्ट। तो इसका 200% कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15000 येन। 15000 येन। येन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसफर प्राइस। इस पे हम लोग क्या करेंगे? उसको ट्रांसफर करेंगे, किसको? यूके वाले को, बराबर। अगर फर्स्ट मेथड से गए तो सेकंड मेथड क्या था? सेकंड मेथड बोलता है कि मार्केट प्राइस पे। अभी सेकंड मेथड मार्केट प्राइस दिया 9000। मार्केट प्राइस डायरेक्ट दिया कि वो मार्केट प्राइस यहाँ से पढ़ के पता चल जाता है कि जापान में वो लोग जो सामने वाले खरीदने आते हैं कितने में खरीदते हैं? 9000 में खरीदते हैं। तो 9000 इज योर आंसर। तो मार्केट प्राइस एकदम सिंपल होता है, डायरेक्ट दिया रहता है 9000 येन पर कैरेट वो बेचेगा। सिंपल, समझ में आएगा पहला पॉइंट। अभी आगे क्या पूछा? अभी हाँ, इसमें पूछा था फ्रॉम माइनिंग डिवीजन टू प्रोसेसिंग डिवीजन के लिए ही ट्रांसफर प्राइसिंग डिसाइड होगा। आगे प्रोसेसिंग डिवीजन तो कस्टमर को बेचेगा ना, अभी विद इन ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना हो रहा है। और मैंने कहा था ट्रांसफर प्राइस विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, सेलिंग प्राइस बाहर होता है। तो उस ट्रांसफर प्राइस निकालना होता है, हम लोग निकाल दिए। अभी सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है? 1000 कैरेट्स ऑफ रॉ एमराल्ड आर माइंड बाय द जापान माइनिंग डिवीजन। मतलब क्या होता है? जापान का जो डिवीजन है वो 1000 कैरेट क्या करता है? बनाता है। पक्का ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। 1000 कैरेट ऑफ रॉ एमराल्ड उसने माइन किया, मतलब निकाला, समझ में? इशू आ रहा है, ठीक है। एंड देन प्रोसेस्ड एंड सोल्ड बाय द यूके प्रोसेसिंग डिवीजन। अच्छा, अभी यहाँ से मेरे को एक चीज बताओ, अगर ध्यान दिया हुआ स्टार्टिंग में कि 1000 ये रॉ एमराल्ड बना रहा है, माइन कर रहा है, तो और आगे देखो लिखा नहीं है, आगे सिर्फ लिखा कि प्रोसेस करके यूके डिवीजन बेच देता है।
तो 500 बेचता है, है? 500 है 580 बेचेगा ना, ठीक है फुल स्टोरेज। बरोबर। तो 1000 2 के लिए एक ना, 2 के लिए एक, 2 कैरेट डालेंगे तो एक 2 कैरेट डालेंगे तो एक, 2 आलू डालेंगे एक सोना निकलेगा, ठीक है। तो 2 रॉ डालेंगे तो एक स्टोन निकलेगा, पॉलीस्टोन। तो ये लोग तो 1000 डाल रहे हैं ना, तो कितना निकलेगा? 500। 500। सिंपल प्रोसेस लिखना समझ में। तो ये अपना इसके ऊपर ही मेन आगे आंसर होगा। कंप्यूट द आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम, बोल रहा है ऑपरेटिंग इनकम निकालो आफ्टर टैक्स, टैक्स मारने के बाद जो इनकम आ रहा है लोगों फॉर ईच डिवीजन, दोनों डिवीजन के लिए निकालो। बोथ द ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड स्टेटेड इन वन। तो दोनों मेथड से निकालो। क्या बोल रहा है, एक बार आप मार्केट प्राइस लो, उस हिसाब से कैलकुलेशन करो दोनों के लिए। एक बार आप 200% ऑफ फुल कॉस्ट मेथड लो, उसके लिए दोनों के लिए प्रॉफिट लॉस निकालो, फिर जो अच्छा रहेगा ना वो हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आगे बोला क्या क्या करने के लिए, सिर्फ बोला निकाल के छोड़ दो, तो निकाल के हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अभी ना पहला हम लोग करते हैं, पहला कौन सा चल रहा है? पहले 200% ऑफ 200% डाल लो, ठीक है। पहला करते हैं, पहला ये सेकंड है ना, सेकंड का पहला 200% ऑफ फुल कॉस्ट मेथड। अभी इसमें हमको बता दिया कि कितना 1000 एवरेज वो क्या कर रहा है, माइन कर रहा है। माइन कर रहा है, ठीक है। तो अभी ना हम लोग करते हैं इसका, अभी पहले ना टोटल क्या करेंगे, सिंपल क्या बोला, प्रॉफिट निकालने वाला है ना। तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग प्राइस मतलब इसके लिए ट्रांसफर प्राइस है, ट्रांसफर प्राइस इसका इनकम माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट आ गया, उसमें से टैक्स निकाल दिया, प्रॉफिट टैक्स आ गया, सिंपल कुछ है नहीं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, पहला क्या निकालें, कॉस्ट निकालेंगे, ट्रांसफर प्राइस लिखवा दें, ट्रांसफर प्राइस ट्रांसफर प्राइस लिखो, पर ऊपर सेल्स रहता है ना, तो सेल्स लिखते हैं, सेल्स मतलब वही ट्रांसफर प्राइस, ठीक है। कितने में बेच रहे हैं, ये बेच रहा है 15,000। 15,000 बेच रहे हैं, 200% ऑफ कॉस्ट। तो ये अगर नहीं नहीं Cost आएगा नहीं तो यहाँ से निकालेगा। ये ट्रांसफर प्राइस है ना, इसके तो बेच रहा है 15,000। कितना बेच रहे हैं, 1000। 1000 बेच रहे हैं ना, नहीं समझा, 1000 बनाया तो 1000 नहीं बेचेगा ना, तो 1000 बेच रहे हैं कितने में, 15,000 में, समझा, ठीक। ये इसका हो गया सेलिंग, सेलिंग वाला अमाउंट, ठीक है। कॉस्ट कितना आएगा 1000 के ऊपर, इसको कॉस्ट कितना था, कॉस्ट इसको आधा 7,500। 7,500 इसको कॉस्ट आ रहा है, 7,500। तो ये हो गया इसका कॉस्ट, ये माइनस हो गया, ठीक है। तो अब जो आएगा इसका क्या आएगा, डायरेक्ट प्रॉफिट आएगा, क्योंकि कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों इंक्लूड है। तो कितना आएगा 1000 के ऊपर कितना प्रॉफिट, 7,500। 7,500। तो कितना प्रॉफिट होगा, 75 है। पक्का, Yes, हाँ। इस बार जीरो तो कम नहीं है, नहीं सर, ये बराबर। ठीक है। ये येन में है ना प्रॉफिट, बराबर। बराबर। ये आता है किसका, जापान वाला डिवीजन का, पक्का समझा। अभी टैक्स इसमें इतना तक कुछ हाँ। लिखा है, टैक्स करता हूँ, टैक्स कितना परसेंट है, टैक्स कितना परसेंट है, टैक्स ही 20% है पक्का, जापान वाले। भरोसा करोगे, हाँ सर, मेरे को दिखता नहीं, मतलब भरोसा नहीं होता, 20% है सर। दिखने लगे, थर्ड क्लास है। बराबर 20% है, कितना 20% एट द रेट 20%, कितना होगा 75 लाख का, 15। 15 गलत नहीं होना चाहिए बात, नहीं सर, कितना आएगा आंसर, 60 लाख येन। 60 लाख येन। येन। अभी ना इसको पाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, कर देते हैं। ठीक है। कितना होगा पाउंड, ठीक है, 1,20,000 पाउंड है। अभी देखो सिंपल, एक पाउंड का भाव कितना है, 50 येन। 50 येन, तो 60 लाख येन का भाव कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा, 1,20,000 पाउंड। 1,20,000 पाउंड। तो इसको अगर मैं पाउंड में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना, और करके लिख देते हैं इसको, ठीक है, अलग कलर से लिख देंगे, और ये तो उठा लेंगे, कितना था 1,20,000 पाउंड ना, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट
ये 200% ऑफ फुल कैपेसिटी हो गई। अब दूसरा अब दूसरा करते हैं मार्केट प्राइस का। मार्केट नहीं, काम करते ना 200% है तो दोनों के लिए कर लेते ना साथ में। अच्छा ये दूसरे डिवीजन के लिए भी दूसरे डिवीजन के लिए भी कर लेते ना। तो एक कौन सा डिवीजन है, दूसरा यूके वाला। यूके के लिए सेम मेथड के अंदर, तो मेथड सेम हो जाएगा ना, नहीं समझे? अलग अलग क्यों करने का? सब बराबर है ना? बराबर है ना? चल 200% ऑफ फुल कॉस्ट मेथड यूके के लिए। यूके के लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा हाँ, यूके अभी ना 1000 नहीं 500 में डील करेगा, ठीक है? तो वो 500 में डील करेगा, तो इसका सेल्स कितना होगा? 500 into 3000 काउंट करके कितने बेच रहे हो बाहर? 3000 लास्ट टाइम 3000 बेच रहे हैं ना पाउंड पर कैरेट। तो 500 ही कैरेट बना पाएगा ना इंटू 3000, ये होगा उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है? ये सब पाउंड में आंसर है, ठीक है? अब इसका कॉस्ट जो ट्रांसफर पहले तो इसका खुद का कॉस्ट लेते हैं, फिर इसका ट्रांसफर प्राइस वाला कॉस्ट लेते हैं, ठीक है? देखो तुम बना रहे हो तो तुम्हारा कॉस्ट तो लग रहा है, हाँ। वहां से जो आ रहा है उसको भी तो पैसा दे रहे हो, वो भी तो कॉस्ट लग रहा है। तो पहला तो इसका वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, कितना है वेरिएबल कॉस्ट? 150 पाउंड प्लस 350 दोनों आएगा। नहीं, पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट ले रहा हूँ। 150 पाउंड 150 पाउंड 500 के लिए ना, हाँ 500 इंटू 150, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? 350 पाउंड 350 पाउंड 500 के लिए, बराबर? ये सब में अभी देखो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में ना सब लोग गलती करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस वाला कॉस्ट भी लेना है ना। हाँ कैसे लेंगे? सामने वाले ने कितने बेचा इसको, जो इसका सेलिंग प्राइस है, जो इसका सेलिंग प्राइस है वही इसका कॉस्ट है, सब में वही इसका कॉस्ट है। वो 1000 रॉ एमरेट बेच रहा है, 15000 में इसको बेच रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस टोटल कितना होगा? टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे 15000 इंटू 1000, ये येन में कितना इसको पाउंड में कन्वर्ट कर दो, सिंपल। मेरा बच्चे यहाँ पे गलती होता है, यहाँ पे एसडीटी उठा लेते हैं। हाँ, डिवाइड बाय 50 कर दो, कितना? 3 लाख 3 लाख है, सिंपल। डिवाइड फॉर 500। अभी मैं बताता हूँ सब लोग करते क्या, गलती क्या करते हैं। हाँ 500 500 दिख रहा है ना यहाँ पे सबको, 500 500 500, तो 500 इंटू 15000 कर देंगे कि 15000 में वो बेच रहा है ना, बट वो 1000 खरीद रहा है तो 500 बन रहा है। जो ट्रांसफर प्राइस का जो कॉस्ट है यहाँ पे वो तो 1000 क्लियर ना, तब जाके ऊपर 500 बन रहा है। तो ये जो इसका खुद का कॉस्ट है वो तो 500 के लिए ही लग रहा है, वो तो बता रहा है वेरिएबल कॉस्ट पर कैरेट के लिए लग रहा है, तो 500 कैरेट बना रहा है तो 500 के लिए लगेगा। लेकिन मंगा जो रहा है 1000 कैरेट मंगा रहा है ना, तब जाके तो 500 बन रहा है। तो यहाँ पे ये वाला जो कॉस्ट है वो पूरा 1000 के लिए कॉस्ट जाएगा। तो दिमाग अगर नहीं लगाना हो तो सिंपल क्या करना है, वो जितने बेच रहे हैं वो मेरा कॉस्ट है, बराबर? वो 1000 इंटू 15000 इतना उसका सेलिंग प्राइस है, वो मेरा कॉस्ट है। तो सिंपल, एकदम सिंपल तरीका होता है 1000 इंटू 15000 करने का। ये ना आएगा सब पाउंड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है? कितना? 3 लाख पाउंड। हाँ 3 लाख पाउंड आएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3 लाख पाउंड नहीं 500 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे। 500 इंटू क्या करूँ फिर? 15000 में करूँगा, फिर 500 इंटू 30000 करूँगा। 500 इंटू नहीं 30000 नहीं, सॉरी, पहले तो 15000 को पाउंड में कन्वर्ट करूँगा, हाँ बराबर? कितना आएगा? 3 लाख नहीं 15000 जो सेलिंग प्राइस उसने डिसाइड किया 1 कैरेट के लिए, हाँ। तो 1 कैरेट के लिए पाउंड में कितना प्राइस लगेगा मेरे को? 15 डिवाइड बाय 50 300। 300। तो ये तो 1 रॉ मिनट का है ना, तो मेरे को तो 500 बनाने के लिए 2 रॉ 1000 लग रहे हैं ना, 1000 इंटू 300 करूंगा। नहीं समझा? बराबर। पक्का? तकलीफ है तो बता दो पहले। नहीं तकलीफ है, नहीं समझा? समझिए समझ गए? अभी ना ऐसे में क्या क्या पता है, 300 है ना एक का, तो ऐसा यहाँ पे ना 500 ही लिया है, लेकिन 300 के जगह 600 कर दिया, समझा? एक के लिए 300 तो 2 के लिए कितना? 600। तो 500 बना लेना, 500 के लिए 1000 लगेगा, तो डायरेक्ट 600 कॉस्ट ले लिया इधर के 2 के हिसाब से। नहीं समझा? समझ। इधर 2 1 है
बराबर 2:1 इधर 2:1 है, वहां का 2 यहाँ पे 1 है, हम्म। तो वहां का 2 का कॉस्ट 1 ना, बराबर, तो 500 cost के double साथ करना है। कैलकुलेशन कर दे तो 500 ही लिया, ऐसे नहीं कंफ्यूज ना रखने के लिए, लेकिन कॉस्ट में कंफ्यूजन डाल दिया, Cost double तो उधर तो पब्लिक कंफ्यूज है। मैं एकदम सिंपल तरीका तुमको बताता हूँ, जो उसका ट्रांसफर प्राइसिंग है, जो उसका सेलिंग प्राइस है, Total उसका cost। ट्रांसफर प्राइसिंग है, हम्म। सिंपल लेने का, उसका सेलिंग प्राइस उठाने का, हम्म। पूरा का पूरा अमाउंट कन्वर्ट कर देने का, पॉइंट में यहाँ पे डाल दो, बराबर पूरा काउंट करूंगा फिर डिवाइड बाय 100 कर दो यूनिट्स। 100 क्यों करेंगे, ये पूरा 1000 यूनिट्स का है ना, हाँ वही तो 1000 यहाँ पे आके 500 बन रहे हैं, तो उसका 1000 into 15,000 करो, टोटल उसका सेलिंग प्राइस आ गया, डिवाइड बाय उसको में कर दो, पाउंड में कर दो, 3 लाख आ गया। ये पूरा कॉस्ट आ गया 500 ना, नहीं समझा तो 500 का एक का कितना, एक का 600। 600 आया, ऐसे एक क्या है, एक का मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ, कोई दिमाग ही नहीं लगाना, एक भी का निकालना ही नहीं, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बराबर। उसका पूरा सेलिंग प्राइस होता है, यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस डाल दो, समझा, तकलीफ नहीं है ना कोई, पक्का। पक्का तो मैं क्या करूँ, दोनों कर दूँ, एक ही करूँ, एक ही कर। ठीक है। तो क्या करना हूँ मैं, यहाँ पे इसका जो जितना है यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके लिख दे रहा हूँ, तो इसका आएगा 3 लाख पाउंड, समझा, पक्का 3 लाख का कैसा है कैलकुलेशन, ये हो गया, ये मेरा टोटल कॉस्ट हो गया, अब मैं इसमें माइनस करूंगा, ये आ जाएगा मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको माइनस कर देंगे, पहले तो यहाँ का भी इसका भी टोटल लिख दो ना, तो पता चलेगा ना, इसको 15 लाख 3 लाख में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कैसा लिखूँ मैं यहाँ पे, यार 500 इंटू ये 600 तो 1000 into नहीं 500 500 लिखूँ, 500 इंटू 600 500 into 600 600 का मैं स्टार दे दूंगा, ठीक है, स्टार देके क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा, कैसा है ये, 15 लाख 15,000 येन था, हाँ ठीक है, येन था, तो इसको मैं पाउंड में कन्वर्ट करूंगा पहले तो 1 के लिए पाउंड में कितना होगा, 600 300 हाँ 300 हाँ पाउंड, लेकिन वहां 2:1 है, तो 2 के लिए कितना होगा, 600 600, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यहाँ से समझ जाएगा, समझ में आ रहा है? ये स्टार से समझ जाना, तो कलर भी कर देगा, इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलो नेक्स्ट, अभी इसका ना कॉस्ट लिख देते सब, कितना है कॉस्ट, इसका 3 लाख आया था, इसका 3 लाख ऊपर 15 लाख सबसे ऊपर सेल्स 15 लाख सेल्स 15 लाख, फिर ये 75,000 75,000 75,000, ठीक है, नीचे नीचे 1,75,000 कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, फिर ये 3 लाख, कितना है इसका आंसर है 9,50,000 9,50,000 क्या प्रॉफिट, हाँ ये पाउंड में ना ये, हाँ ठीक है, पाउंड में रहने दो, इसका मेन कंपनी यूके में है ना, इसके नंबर से आंसर पाउंड में निकाल रहे हैं, ठीक है, मेन तो वहीं से हो रहा है ना, बिजनेस सेल कर रहे हैं, आंसर मैच हो रहा है, मैच करने के बाद में ये हो गया 200% ऑफ फुल कॉस्ट मेथड, समझ ऐसे ही सिर्फ मार्केट प्राइस करेंगे, सिंपल, ठीक है, कर लेते हैं एक बार इसको भी, तो सेकंड मेथड मार्केट प्राइस, पहले जापान के लिए करें, कुछ इसमें तकलीफ हुआ क्या, नहीं आया ना होगा, पूरा आया ना, चले ठीक, इसका सेल्स हो रहा है, अभी तो इसमें पता है हमको कितने पे करना, मार्केट प्राइस यहाँ पे से देख लें 9,000 yen पर 9,000 पर गैलन, तो 1,000 बेच रहे हैं, कितना है 9,000, और इसको कॉस्ट कितना आ रहा है 1,000 के ऊपर, इसको कॉस्ट दोनों मिला के आ रहा है 7,500 7,500 है, तो कितना आ रहा है प्रॉफिट 1,000 यूनिट पे 1,500 yen 1,500, तो कितना आएगा जी, 15 लाख सेल इसको कन्वर्ट करेंगे तो कर देंगे तो 30,000 यूरो और कितना 30,000 यूरो पाउंड ना भाई, सर हाँ पाउंड ठीक है, ये हो गया, अभी ना जापान के लिए हो गया, अब हम लोग कर लेते हैं यूके के लिए यूके के लिए, हाँ यूके के लिए सेल्स कितना, यूके के लिए सेल्स 3,000 पाउंड 500, 500 तो यही मैं उठा दूंगा सेम टू सेम, यही है ना, 15 लाख और 75,000 पूरा और 1,75,000 यहाँ तक उठा ना, हाँ 13 कॉस्ट चेंज होगा बस, हाँ ट्रांसफर प्राइस कॉस्ट जो तो 15 लाख 75,000 और 1,75,000, तो 15 लाख वेरिएबल कॉस्ट 75,000, इतना कम क्यों आ रहा है, अच्छा देखो सही है ना 500, फिर 1,50,000 ये हो गया फिक्स कॉस्ट,
1,75,000। हाँ, अभी ट्रांसफर प्राइसिंग वाला इसका कॉस्ट आएगा। ये डायरेक्ट यहाँ से उठा के डाल दो। नहीं, एज इट इज कॉस्ट सेम रहेगा 90। हाँ 9,000 है। हाँ वापस यहाँ पे करो, इसका भी 1,80,000। इसका भी कर लेना स्टार्ट। 1 के लिए कितना? 9,000। तो इसको पाउंड में करेंगे तो 9,850। 180। 180 पाउंड। 2 के लिए कितना आएगा? 360। 360 पाउंड। ठीक है, तो स्टार दे देते हैं। तो कितना? 360 इंटू करो 500। 1,80,000। 180। अभी ना इसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? 1,000 इंटू 9,000 करो। ये करो 1,000 इंटू 9,000। डिवाइड 50 करो। बराबर। सेम है, सेम ही आएगा ना वही देखिए। इसको कैलकुलेशन करो, प्रॉपर्टी कितना आएगा? 19 लाख। फटाफट फटाफट। 10,70,000। 10,70,000। 10,70,000। ये पाउंड में है ना? पक्का? ये हो गया? यही पूछा था। दोनों मेथड में क्या करो? प्रॉफिट अमाउंट निकालो आफ्टर टैक्स। अच्छा, टैक्स माइनस करना है। अच्छा, इसकी में नहीं था माइनस नहीं किया टैक्स? किसी में नहीं। ये ऊपर 950 वाला किसी में नहीं किया? किसी में नहीं। नहीं, इधर पे किया था ना जापान में भाई। हाँ 20% यहाँ पे करते हैं। इसका टैक्स कितना आएगा? तो इसका 30% है। 30% कितना? 2,85,000। ये कितना? 2,85,000। हाँ 2,85,000। तो आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 6,65,000। 6,65,000। इसका बताओ। इधर बदली था टैक्स नहीं माइनस किए थे। टैक्स कितना आएगा? 15 लगे माइनस टैक्स 3 लाख। इसका प्रॉफिट 12 लाख। 12 लाख। ये कन्वर्ट करेंगे तो 24,000। और 24,000 पाउंड। इसका भी निकालना पड़ेगा। 10,70,000। माइनस 30% टैक्स 30% कितना आएगा? 3,21,000। 21। सर इससे के साथ आंसर चलो होगा 7,49,000। हाँ आंसर में चलना चाहिए अपना। होगा सर, होगा। पक्का भरोसा तुमको जरा भरोसा। ये हो गया पाउंड में है ना? हाँ सर। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। लॉक किया जाए आंसर। लॉक किया। चलो चेक कर लेते हैं। नीचे ही आंसर आई जाएगा। डालकर क्या चेक करने के लिए? टोटल प्रॉफिट जापान का कौन से मेथड में? ट्रांसफर प्राइसिंग 15,000 और 9,000। मतलब पहला 15,000 क्या है? कॉस्ट वाला। Cost। और 9,000 मार्केट। तो 15,000 में कितना है मार्केट कॉस्ट वाले में? 1,20,000। तो अपना कितना है? अपना सर 1,20,000 है। पाउंड में 1,20,000 हाँ। बराबर 60 लाख येन में। तो 60 लाख इनका भी येन में। और मार्केट प्राइस के हिसाब से कितना है? 24,000। अपना कितना ऊपर है? ही 24,000 और 12 लाख। बराबर है, मैच हो गया। यूके प्रोसेसिंग डिवीजन का ये वाले मेथड में देखते हैं। कौन से कॉस्ट वाले? 200% और 6/60 में मैच हो रहा है क्या? हाँ सर। ऐसे आंसर मैच हो रहा है होता है बार बार। 7,49,000। 7,49,000 हो गया। बराबर। समझा प्रॉब्लम? बराबर। डिवीजन कर दूं? 1 मिनट का क्विक डिवीजन कर दूं? यस सर। तो इसमें क्या था? 2 डिवीजन थे, एक जापान का एक यूके का। जापान वाला क्या कर रहा है? रॉ एमलेट बना रहा है, बना नहीं रहा है, माइनिंग कर रहा है, निकाल रहा है। और यूके वाला क्या कर रहा है? उसको प्रोसेस करके बेच रहा है। उसको एक बनाने के लिए 2 चाहिए देता है। ठीक है, इसमें क्या पूछा था? पहले तो क्या पूछा था? ट्रांसफर प्राइसिंग डिसाइड करो। दो मेथड है। कौन सा? पहला मेथड पहला क्वेश्चन मिलेगा। अभी तुम्हारा बोलने का 200% ऑफ फुल कॉस्ट। 200% कॉस्ट मेथड। दूसरा मार्केट प्राइस में मार्केट प्राइस में। तो 200% कॉस्ट क्या लेंगे? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड दोनों। ऐसा कोई बोला? फुल कॉस्ट बोला इसकी। क्वेश्चन बोला था सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बोला था। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट तैयार हो गए? नेक्स्ट मार्केट प्राइस आगे मार्केट प्राइस में क्या करने का? एक्सटर्नल जितने बेच रहा हो मार्केट प्राइस होता है। कौन किसको बेच रहा है? माइनिंग वाला उसी कंटेंट बेच मार्केट रहा प्राइस नहीं बोलेगा, बोलेगा कि मार्केट प्राइस उस पर डिसाइड होता है कि जो डिवीजन सेलिंग डिवीजन है, जो डिवीजन हाँ। बेच रहा है वो बाहर कितना बेचता है, वो हो गया उसके लिए मार्केट प्राइस मेथड। ठीक है, ये हो गया। तो आगे फिर बाकी तो मैथ्स है, कैलकुलेशन ये सब तो ठीक है। यस सर। हाँ, इधर में ध्यान देने की चीज ये थी स्टार वाली कि वो 500 के लिए 1000 लेगा। दो इनपुट। तो 1000 का कॉस्ट है ना, 500 का मत लेना। ठीक है, दो इनपुट इज इक्वल टू 1 आउट। 500 का लेने का तो लो, लेकिन कॉस्ट को भी डबल करो फिर। ठीक है, एक के लिए नहीं, दो के लिए। समझा?
इसको सब समझ कर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। ये क्वेश्चन के बाद ना मेटल स्टडी मेटल का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रांसफर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आया है लेकिन क्या उसमें थोड़ा एडिशनल पॉइंट डाल देते हैं ना, और फिर बोलते एग्जाम में कुछ अलग भी आता है। इधर मारुति सुजुकी सिखाते हैं, BMW आ जाता है, दोनों सिखाएंगे हम, दोनों सीखेंगे, सुजुकी BMW जैगुआर सब, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के इधर भी लिखा हुआ है, एग्जाम में लिखा रहता है, ठीक है। चलो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन लगता है हम लोग को, देखो पढ़े। यस सर। क्या करेंगे उसके पढ़ने का सर? सॉल्व करेंगे सर। ड्राइंग करने का ना, हाँ ड्राइंग अभी ये नहीं सीखा, इधर ड्राइंग करना नहीं सीखा, पहले ड्राइंग करेगा तो जाके क्वेश्चन होगा। चल स्टैंडर्ड कोऑपरेशन इन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन इन कोऑपरेशन मतलब कि आईएनसी जो होती है वो बाहर देशी कंपनी होती है ना, बाहर देशी कंपनी के मतलब इंडिया आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी आगे आईएनसी लगता है, और इंडिया में क्या लगता है? लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, तो ये लॉ में पढ़ेंगे। एससीआई is US based multinational company engaged in manufacturing and marketing of printers and scanners। क्या बनाते हैं? प्रिंटिंग, प्रिंटर, स्कैनर, दोनों क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग भी करती है। अभी इट हैज ना सब्सिडरीज, कहाँ कहाँ पे? अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत जगह पे। विच आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सेल्फ प्रिंटर, मैन्युफैक्चर और सेल्स प्रिंटर एंड स्कैनर्स। क्या बोल रहा है? इन द यूजिंग द नेम ब्रांड नेम ऑफ एससीआई। तो एससीआई है ना, उसके बहुत सारे कंपनीज है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो इंडिया में भी होगी, कहीं भी होगी। तो वो लोग का काम क्या है? प्रिंटर स्कैनर को करना, बेचना, या तो फिर मार्केटिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है। द इंडियन सब्सिडी, अभी इंडियन की बात आ गई, इंडियन सब्सिडरी ऑफ एससीआई बायज, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। ठीक है। तो एससीआई एक मेन है, ठीक है। इसके बहुत सारे सब्सिडी होंगे, इसके बहुत सारे सब्सिडी है, लेकिन हम जो सब्सिडी के बारे में बात करेंगे ना, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। पहला बोल रहा है इंडियन सब्सिडी के बारे में। इंडियन सब्सिडी क्या करती है? buys an important component for the printers and scanners from the Chinese subsidiary of the same MNC group। ये समझे? बराबर। उसी ग्रुप में दूसरी कंपनी से देते हैं। एचसीआई का एक और कंपोनेंट है, किधर है? चाइना में, चाइनीज सब्सिडियरी। तो ये लोग भाई भाई वाला काम कर रहे हैं, हम बाहर से नहीं लेंगे, हम अपने भाई से ही लेंगे, तो ठीक है, ये लोग का भाई भाई वाला काम चालू है। क्या खरीद रहे हैं? Important component for the printer and scanners from the Chinese subsidiary of the same MNC group। तो ना प्रिंटर स्कैनर बनाने के लिए कोई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा। अब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट हमको नहीं पता। हमारे हिसाब से तो प्रिंटर में क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? जो भी उसका क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? जैसा आपको कार्ट्रिज हो गया, प्रिंटर निकालने के लिए पहली बात तो टेक्निक, प्रिंटर मशीन, हार्डवेयर मेन हो गया। तो ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या मतलब सिर्फ कार्ट्रिज ही मंगाता हो, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मंगाता है, वहां से छोड़ के, तो ये इसको ना कंपोनेंट बेचता है। कितने बेचता है वो देखा जाएगा, दिया नहीं दिया। द इंडियन सब्सिडरी बायज 1,50,000 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट्स पर एनम फ्रॉम द चाइनीज सब्सिडरी। बराबर, चाइनीज सब्सिडरी से 1,50,000 ऑफ यूनिट्स खरीदते हैं। कितना में? 30 CNY मतलब पर यूनिट करेंसी येन, 30 रुपीज नहीं येन, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इंडियन सब्सिडरी क्या करता है? चाइनीज सब्सिडरी से 1,50,000 खरीदता है, यूनिट खरीदता है, कंपोनेंट खरीदता है। एट द रेट कितना में? 30 येन पर यूनिट। समझ गए? तो ये क्या होगा? 30 येन पर यूनिट। ये क्या है? लोग का कॉस्ट है। ये लोग के बीच में क्या डिसाइड होगा? ट्रांसफर प्राइस डिसाइड होगा विद इन ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये उसका ट्रांसफर प्राइस है, ठीक है। तो ये 30 रुपीज में 30 येन में बेचता है, सॉरी। एंड पेज अ टोटल कस्टम ड्यूटी ऑफ 29.5%
ऑफ वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स परचेज। अभी देखो यहाँ पे ना, यहाँ कंफ्यूज मत होना, 29% 0.5% ऑफ वैल्यू। अब वैल्यू कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई करना, टोटल वैल्यू निकलेगा। वैल्यू का अच्छा कस्टम किस पे लगता है? टोटल ऐसे मल्टीप्लाई। टोटल वैल्यू पे लगता है, एसेट वैल्यू पे। इंडिया में कन्वर्ट करने के बाद लगेगा ना? हाँ नहीं, कन्वर्ट करने के बाद लगेगा ना। तो जो भी 30 एन में ले रहा है इंटू 1,50,000, आंसर एन में आएगा। हाँ। इसको इंडिया में कन्वर्ट करो, फिर- रुपीस में आ जाएगा। रुपीस में आने का उसको 29.5% क्या लगा दो, कस्टम ड्यूटी। फिर जो आएगा टोटल वो इसका क्या होगा? कॉस्ट। अब सामने लेकर क्या होगा? सेलिंग प्राइस। नहीं समझा? समझ गया। अभी नोट मत करो, नोट में दे दूंगा बाद में, हम्म, ठीक है? पहले ध्यान देना। A Japanese MNC which manufactures the same component which is used in the printer। अच्छा, यहाँ से ना दूसरी कहानी चालू हो गई। तो हम लोग ना पहली कहानी के अंत पे आते हैं। तो कैसे करेंगे? इसके लिए कॉस्ट निकालेंगे। इंडिया को कॉस्ट कितना लग रहा है? कॉस्ट इंडिया के लिए कितना आएगा? 1,50,000 यूनिट इंटू 30 येन पर यूनिट, 30 येन। तो कितना आएगा? येन 45 लिख गया, 45 लिख गया। लाख येन, ठीक है? इसको हम इंडिया में convert कन्वर्ट करें। करते हैं। अभी यहाँ पे दिया बॉक्स कि 1 येन इज इक्वल टू 9.8 रुपीज। सिंपल। मेरे को इसमें ना फर्क से ज्ञान नहीं चाहिए, मेरे को ना फर्क से ज्ञान नहीं है, समझ लो। सिंपल। मैं बचपन में कैसे करते थे वैसे ही करूंगा मैं। मल्टीप्लाई कि 1 येन का भाव 9.8 रुपीज है, हाँ, तो 45 लाख येन का भाव कितना होगा? 4 crore 41 lakhs, कितना? 4 crore 41 lakhs, पक्का? पक्का। 4 करोड़ 41 lakhs रुपीस। रुपीज। तो इसका कॉस्ट कितना होगा? इसमें कस्टम ड्यूटी ऐड करेंगे, हाँ, लगाते हैं ना। रुपीज 4 करोड़ 41 lakhs, 41 लाख, ठीक है? इसमें क्या करो, क्या ऐड करेंगे? 29.5% कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एट द रेट 29.5%। कितना होगा? 1 crore 30 lakhs 9,500, 1 करोड़ 30 30 लाख, lakhs, 30 लाख 9,000, 9,000, 09, 1 करोड़ 39 लाख। हिंदी बोलना, डिजिट बोलना। 30 130 130 09 09 500। ये भी लिख रहा था, ठीक है? हाँ, दोनों का ऐड करो, बताओ कितना होगा? 5 crore 71 lakhs 5 करोड़ 71 लाख 09 500। 09 500। ये समझ में आया? इसको टोटल कॉस्ट है, किसको? इंडिया को। इंडिया को परचेजिंग कॉस्ट अभी ट्रांसफर प्राइस से। अभी करंटली जो कर रहा है उस हिसाब से। अब दूसरा ना, अब ये वैसा तो कोई दूसरा ऑफर दे देता है, मैं मुझसे ले। बोलता है मेरे से ले लो ना, तुमको इतना कॉस्ट पड़ रहा है, तो हम देखेंगे। अब आ गया दूसरी कहानी। अब जापानीज एमएनसी, समझ यहाँ पे समझा गया? कुछ था क्या? नहीं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? हाँ। A Japanese MNC which manufactures the same component, वही सेम component जो हम खरीद रहे हैं वहां से, which is used in the printer and scanner of SCI, has a manufacturing unit in India। एक जापानीज की कंपनी है, ठीक है? एससीआई की बात नहीं कर रहा, दूसरी है। जापानीज कंपनी बात कर रहा है। एक जापानीज कंपनी जिसका ना इंडिया में ब्रांच है, ठीक है? वो क्या करता है? सेम चीज बनाता है जो इंडिया खरीदता है चाइनीज से। तो इंडिया में बना रहे हैं तो। हाँ, वो इंडिया में बना रहा है। मतलब पैसा अभी एप्पल का पैसा आ गया इंडिया में, आ गया स्टोर आ गया ना। तो वैसे ही ना एक जापानीज कंपनी जो है इंडिया में सेटअप है। इंडिया में सेटअप किया अपने बिजनेस, और वो वही चीज बना रहा है जो इंडिया वाला चाइनीज से खरीद रहा है कंपोनेंट, ठीक है? अब यहाँ पर ना फायदा होगा इंडिया से इंडिया तो कस्टम ड्यूटी का पैसा क्योंकि बचेगा। कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा ना, और वो कम में भी बेचेगा, तो हम लोग कंपेयर करेंगे, देखते हैं तो इंडिया वाला कहाँ से खरीदना चाहिए फिर अल्टीमेटली वो जहाँ कॉस्ट कम होगा। जहाँ कॉस्ट कम लगेगा, सिंपल, जिसको पैसा कम लगेगा वहीं से हम खरीदेंगे। आगे देखते हैं। Which is ready to supply the same component to Indian subsidiary of SCI 320 rupees per unit। ये रुपीस में दिया क्योंकि इंडिया में बेच रहा है ना, इंडिया में बेच रहा है तो 320 रुपए में बेच रहा है। हाँ, तो अभी इसका कॉस्ट अभी निकाल लेते हैं, कितना होगा कॉस्ट? 320 per unit into per मतलब कॉस्ट नाउ जापानीज वाले से, if buy from Japanese, यहाँ लिख दूंगा buy from Japanese, हाँ, कंफ्यूजन होगा ना, लिखो if buy from जापानीज एमएनसी। ब्रांच, जापानीज का ब्रांच यहाँ पे है ना, हाँ, एमएनसी तो बाहर होगी। हाँ। जापानीज यूनिट यूनिट इन इंडिया इन इंडिया कितना? 320 रुपये में दे रहा पर है ना यूनिट। हमको कितना चाहिए? 1,50,000 यूनिट, 1,50,000 कितना रुपये में दे रहा है? 300। 320। कितना होगा टोटल कॉस्ट? 4 crore 80 lakhs, 4 crore 80 lakhs था। 4 करोड़ 80 लाख, हाँ, बराबर। बराबर। अभी मेरी बात सुनो, इसको नेट ना बेनिफिट कितना हुआ? अगर वो
बेनिफिट कैसे निकालेंगे? मैंने पहले कॉस्ट निकाला सर। पहले कॉस्ट था ना, हाँ बेनिफिट कितना हुआ? पहले कॉस्ट सर 571,095। 5,71,09,500 हाँ और अभी हुआ 4,80 लाख। हाँ तो इसका बेनिफिट कितना हो गया? 91,09,500। 91,09,500। कितना? 91,09,500। कितना था? कितना था? यस सर। तो मेरे को एक चीज और समझाएंगे, इसका बेनिफिट 91,09,500 का नहीं है। क्यों? टैक्स आएगा ना बच्चा, टैक्स नहीं आएगा। पहले वाले में टैक्स नहीं आएगा सर। पहले वाले में टैक्स आएगा। नहीं अभी मैं बता दूं, जो कॉन्सेप्ट है बताने वाला। इधर देखो, ध्यान से देखो, ये ना तुम्हारा सब थोड़ा नीचे आने दो, जगह बनाना। पहले में तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस जो था उसमें कॉस्ट कितना आता था? 5,71,000। पहले ये कॉस्ट आता था, ठीक है, 5,71,09,500 पक्का। तो तुम्हारा जो प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट जो भी आता था इतने से कम होता था। हाँ तो तुम्हारा प्रॉफिट जो आता था अमाउंट वो, और अब भी प्रॉफिट एंड लॉस में कितना कॉस्ट जाएगा? 480। हाँ ठीक, अब जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा ये वाला ज्यादा रहेगा कि ये वाला ज्यादा रहेगा? प्रॉफिट दूसरा वाला सेकंड। ये वाला ज्यादा रहेगा ना। कैसे, कितने से ज्यादा रहेगा? 91,00,000। इतना ज्यादा रहेगा पक्का। तो पहले तुमको जो कॉस्ट रिडक्शन मिलता था और अब जो कॉस्ट रिडक्शन मिल रहा है उसमें डिफरेंस 91,09,500 है। तो प्रॉफिट में तो उतने से बढ़ गया। बराबर। नहीं समझा? समझा। तो जब प्रॉफिट उतने से बढ़ गया, टैक्स गवर्नमेंट क्या बोली? इधर आओ, टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें से टैक्स तो कम होगा ना। तो नेट प्रॉफिट कितना होगा आफ्टर टैक्स? आफ्टर टैक्स। अभी समझा कॉन्सेप्ट? नहीं समझा? समझा। मैं एकदम सिंपल समझा रहा हूँ, अमाउंट लेता ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखा प्रॉफिट मेरा ना 20 रुपए है हाँ और इधर भी 20 रुपए ही है। पहले कॉस्ट 10 रुपया लग रहा था, प्रॉफिट 10 रुपया का लग रहा था, मिल रहा था। अब कॉस्ट 5 रुपया लग रहा है, प्रॉफिट 15 हो गया, प्रॉफिट 5 रुपये से बढ़ गया। तो प्रॉफिट जब बढ़ा तो यहाँ पे टैक्स 10 के ऊपर 30% 3 रुपया था। अब टैक्स कितना होगा? 15 पे आएगा। 4.5। तो अब टैक्स 1.5 से बढ़ गया ना। तो ये तो तुम्हारे लिए नुकसान है। नुकसान। ये तो नेट प्रॉफिट कितना होगा? 5 माइनस 1.5। 15 माइनस 1.5। पहले टैक्स हाँ 3 था, अब टैक्स 4.5। तुमको ऊपर बेनिफिट कितना हुआ? 5 रुपया का। 5 रुपया बेनिफिट हुआ ना, 5 रुपया बेनिफिट हुआ ना। 10 से कॉस्ट 5 हो गया। तो नेट बेनिफिट देखो, तो 3 से टैक्स भी तो 4.5 1.5 रुपए से टैक्स बढ़ गया ना। 5 माइनस 1.5। तो कितना बेनिफिट हुआ? 3.5। 3.5 का। तो ये ऐसे भी तो निकाल सकते थे, 5 के ऊपर डायरेक्ट 30% माइनस कर दूं। हाँ तो नेट बेनिफिट हुआ, उसके ऊपर 30% डायरेक्ट माइनस कर दो। सेम टैक्स रेट। हाँ सेम टैक्स रेट माइनस कर दो। तो वही तो मैं कर रहा हूँ, 91,09,000 का मेरे को बेनिफिट हुआ बराबर। बराबर। Yes. उसके ऊपर मैं टैक्स रेट माइनस कर दूंगा। ये समझा गया? यस सर। यही तकलीफ होता है। मिटा दूं क्या? चलो एकदम से। ये मिटा दूं क्या? हाँ पक्का पक्का। दिमाग में आ गया? मेरे हिसाब से चीज ये इतनी दिमाग में रखेंगे ना अच्छी चीज है। इसमें रखेंगे ना, इसमें रहेगा, ये समझेंगे। बराबर। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, लिखा रहेगा ना तो हम लोग क्या रहता है, लिखा है दिमाग में उधर रहेगा और वहीं से जाके रिकलेक्ट करेंगे, दिमाग में रहेगा ना। सिंपल है, कुछ कॉन्सेप्ट इसमें है क्या? नहीं। सिंपल है ना। इतने से कॉस्ट कम हुआ, उतने से प्रॉफिट बढ़ा, और प्रॉफिट बढ़ा तो टैक्स भी बढ़ा, टैक्स बढ़ा तो वही सेम रेट से बढ़ा ना। बराबर। अभी ऐसा हो गया नेक्स्ट ईयर टैक्स रेट अलग था, इस टैक्स रेट अलग है, तो पूरा ही कैलकुलेशन करना पड़ता है। फिर जाके देखेंगे नेट बेनिफिट कितना हो रहा है। यहाँ पे टैक्स रेट सेम है, चेंज होगा एग्जाम में अल्टीमेट करना रहेगा और हार्ड करना रहेगा। तो लोग क्या करेंगे, टैक्स रेट भी चेंज कर देंगे। अगले ईयर में इतना टैक्स रेट था, अभी इतना टैक्स रेट है। अब क्या करेंगे हम लोग, पूरा ही करेंगे, पीछे पुराने कैलकुलेशन पूरा करेंगे विद टैक्स रेट, नया कैलकुलेशन पूरा करेंगे विद टैक्स। लास्ट में जो डिफरेंस है ना उसको मैनेज करके, यहाँ पे टैक्स रेट सेम है, इसके लिए मैं इतना कर नहीं हूँ। अब इसमें कितना टैक्स रेट कितना इंडिया में? 34%। ये कौन सा टैक्स रेट? इंडिया में आज तक 34 लगा क्या? हाँ सर, वो 30% प्लस सरचार्ज लगा कितना? एग्जैक्ट नहीं आता सर, कुछ भी लगा नहीं, मतलब पढ़ा नहीं हूँ मैं। टैक्स रेट बता कितना आएगा? 34%। 34% माइनस कर टैक्स का सर अमाउंट लिख लो। बताओ ना। 30 लाख 30 लाख 97,230 230 नेट प्रॉफिट आ रहा है सर आफ्टर टैक्स 6012 6012 270
270। अच्छा बेनिफिट हुआ ना किसको? परचेजिंग बाय इंडिया को, इंडियन सब्सिडरी को। अब ऐसा तो होता ही है ना, एक को प्रॉफिट होता है तो दूसरी वाली सब्सिडरी को लॉस हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग डिसाइड तो कैसे करते हैं? दोनों का निकालिए। कंपनी को देख के, ऊपर कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है दोनों का एड लेस करके, तो कंपनी बोलेगी एक काम कर, तू ना मत ले हमारे कंपनी से मत ले, हाँ। वो ऑलरेडी तुमको महंगा बेच रहे हैं, हाँ। तुम इंडिया वाले चाइनीज वाले से मत लो, जो जापान में है ना इंडिया में सेटल किया उससे लो, हम देख लेंगे, हमको प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। ओवरऑल प्रॉफिट बनना चाहिए बस। तो ये हमने इंडिया के लिए कैलकुलेट कर लिया कि इंडिया को नेट बेनिफिट इतने का हो रहा है। अब जापान नहीं, चाइनीज वालों को क्या लॉस हो रहा होगा वो चेक करना पड़ेगा। तो आगे क्वेश्चन में पढ़ेगा, हम लोग जारी क्वेश्चन कर दिए। अभी आगे बढ़ते हैं, एग्जाम एग्जाम करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना, पीस रहा तो ये तो मेरे को पता है, इसके लिए कर रहा हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं, चाइनीज का वो होएगा ना अभी, कौन? चाइना वाला होएगा, मेरे से लो ना, देखते लो रहे। The SCI is examining the proposal of the Japanese manufacturer and asked its Chinese subsidiary to present its views on this issue. वो एनालाइज कर रहा था, कर लिया जैसे हमने किया ना अभी कि हाँ भाई इंडिया को तो प्रॉफिट हो रहा है। फिर एससीआई ने क्या बोला चाइनीज वाले को, तुम अपना व्यूज प्रेजेंट करो, तुमको क्या प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वो बताओ, तो बताएगा नीचे, ठीक है। यहाँ से देखना, यहाँ गेम में थोड़ा गेम। द चाइनीज सब्सिडरी ऑफ द एससीआई has informed that it will be able to sell 120,000 units of the components to the local Chinese manufacturers at the same price 30। प्रॉब्लम क्या है? ये 150 बेच पा रहा था, अब ना 120 बेचेगा, 30,000 नहीं बेच पा रहा है, बराबर। सेलिंग प्राइस में चेंजेस नहीं आया, सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसको 30,000 यूनिट के ऊपर ना सीधा सीधा लॉस होगा, भाई क्या नहीं पड़ रहा। हाँ, तो सीधा सीधा लॉस होगा। अब आगे देखते हैं। बट it will incur inland taxes at the rate 10% on sales value। अभी इसका जो सेल्स वैल्यू होगा उसके ऊपर इसको अलग से 10% टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। पहले क्या करता था, बाहर बेचता था तो टैक्स हमको लग जाता था, कस्टम ड्यूटी, बराबर, इसको कुछ होता नहीं था, तो हमारा कॉस्ट बढ़ता था। अब ये क्या कर रहा है, अब चाइनीज में बेच रहा है ना, चाइनीज बेच रहा है, इसको 10% टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। ये भी नुकसान है इसका। हाँ, ये भी नुकसान है। अब आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 20। तो इसको नेट कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट कितना मिलेगा? कंट्रीब्यूशन 30 minus 20 तो 10 ना, 10 मिल रहा था ना। The fixed cost of the subsidiaries will remain unchanged। तो जब fixed cost unchanged है तो उसको इग्नोर कर दो ना। नेट अभी अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं कि पहले मेरा ये प्रॉफिट था, अब मेरा ये प्रॉफिट है, कॉस्ट मेरा फिक्स कॉस्ट सेम है, तो जब फिक्स कॉस्ट सेम है तो उसको हटा ही दो ना, इग्नोर करो, वैसे भी दिया नहीं है, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे, ठीक है। तो अभी देख, सिंपल मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं साइड में उसका निकाल रहा हूँ, किसका? चाइना का। चाइना का क्या हो रहा है, 30,000 की यूनिट है, 30,000 यूनिट है, उसके पीछे वो 10 रुपए नहीं कमा पा रहा। हाँ, 10 रुपए कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है, बराबर। तो बाकी तो 20 तो कॉस्ट ही था, तो 10 रुपए नहीं कमा पा रहा येन में, ठीक है। येन में, सॉरी ये कौन लग गया, येन में कितना लॉस हुआ? 3 लाख। ये येन में 10% बच भी तो रहा है वो। अरे ये कैसा क्वेश्चन, 10% बच रहा है, मतलब जो चीज मैंने बेचा है उसके बारे में सोचूं क्यों? डायरेक्ट 10 रुपए का लॉस हो रहा है ना, उसके पीछे सोचूं क्यों? समझा? हाँ, टैक्स में बेनिफिट होगा वो सोचेंगे, बाद में जो नीचे टैक्स में बेनिफिट होगा वो सोचेंगे, क्योंकि इतने से क्या हो जाएगा, मेरा अपना प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स ही कम आएगा, तो बचे तो मेरा प्रॉफिट अनुसार क्रेडिट साइड है ना, अपने से कम हो गया। पहले मैं 1,50,000 के ऊपर प्रॉफिट बुक करता था, अब मैं 1,20,000 के ऊपर प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो तो टैक्स भी कम हो गया, तो इतने का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, समझ में आया? ठीक है, 3 लाख येन का लॉस हुआ, बराबर। अभी देखते हैं, 1,20,000 यूनिट जो बेच रहा है वो कितने येन में बेच रहा है? 30। वो तो सीम लाइन है, उसका इशू नहीं है। एक्स्ट्रा पॉइंट उसको क्या लॉस हुआ मालूम है? 10% इनलैंड टैक्सेस भरना पड़ेगा उसको, वो उसको लॉस है। सिर्फ लॉस ढूंढो, लॉस क्या है उसको, तो 1,20,000 इंटू 30 करो तो 36 लग गया, उसका 10%, उसका 10%, 3,60,000 है। इतने का उसको ना लॉस ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट, इंडिया में ना बेचने से सिर्फ वही देख रहा हूँ मैं, लॉस कितना होगा, तो कितना था? 3,60,000 है। नहीं, कैलकुलेशन कैसा था? 1,20,000 इंटू 30 रुपीज इंटू 30 ब्रैकेट 1 इंटू 10%, ठीक है। तो इसका लॉस कितना होगा? 3,60,000 है। येन का, तो टोटल लॉस कितना होगा?
6,60,000 ये इनका, इसको इंडिया में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इंडिया में रुपीज में हम लोग ने आंसर निकाले, कितना आएगा? डिवाइड बाय उसका 9.8, तो इंटू 9.8 करेंगे तो 64,68,000 64,68,000 तो उसका एडिशनल कॉस्ट लग गया। ठीक है। टैक्स बेनिफिट होगा सर यहाँ पे। 64,60,000 का इसका प्रॉफिट गिर गया, हाँ तो टैक्स का भी तो बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा, कितना मिलेगा? टैक्स रेट सर उसका उसके कंट्री में देखेंगे तो चाइना 25% है। एक सेकंड इसको इंडिया में कन्वर्ट करने से पहले टैक्स रेट तो मान लेते हैं, वहां पे उसमें टैक्स में बेनिफिट हुआ ना उसको, बात पहले कर बाद में एक बदल वो चाइना में कर रहा है। हाँ, बात तो एक नहीं है, बात तो एक ही है, लेकिन अभी वो चाइना में कर रहा है ना, तो चाइना के हिसाब से टैक्स रेट लगाएंगे ना, रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद लास्ट में देखेंगे परसेंटेज अलग आएगा, नहीं सेम आएगा, सेम है। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, 6,60,000 के ऊपर कितना परसेंट है? 25%। 25%। तो उसमें से उसका क्या हो जाएगा बेनिफिट? 1,60,000 1,65,000। इसका नेट बेनिफिट कितना का होगा? 4,95,000 4,95,000। इसको इंडिया में कन्वर्ट करो इंटू 9.8 कितना तो 48,51,000 का इसका नेट लॉस हुआ। लॉस होगा। और एससीआई को क्या हुआ? और प्रॉफिट हुआ ना सर, इंडिया को कितना का प्रॉफिट हुआ? 60,21,000 12,000 है ना, 12,270। और वो इसको लॉस 48,51,000। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ ना एससीआई को? हाँ कितना? 11,61,270 11,60,270। 270 तो ओवरऑल एससीआई को प्रॉफिट हो गया, बराबर? बराबर सर। ब्लॉक कर दूँ इसको? लॉक कर दो। कर दिया। चल, देख के लग रहा है सर कि इसको करना चाहिए, क्या करना है? जापान की इंडिया यूनिट से खरीदना चाहिए क्योंकि खरीदना सस्ता पड़ रहा है, बेनिफिट ओवरऑल पूरे आए ग्लोबल। अच्छा, अभी डिस्कशन नहीं करते हैं, चलो मैं इसे खरीद देता हूँ, मान लो, ठीक है। बाद में आगे चल के जापानी चला प्राइस बढ़ा दिया तो, और प्राइस बढ़ा दिया और कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ दिया या कुछ भी किया, तो हम वापस जाएंगे चाइनीज के पास, चाइनीज वाला तो भगा देगा हमको, बोलेगा ऐसा कैसा रिलेशन नहीं रखा तुमने अच्छा हमारे साथ, हम नहीं बेचेंगे तुमको। अब हम 1.5 लाख पूरा बेच सकते हैं चाइना में, हमने कस्टमर बना लिए, तो अब वो अपने कस्टमर तोड़ेगा, फिर इंडिया वाले से डील करेगा, फिर इंडिया वाले के पास वापस समझ लो कोई नया मिल गया, तो इंडिया वापस बोलेगा चैनल वाले जाने मत बेच। ये प्रॉब्लम्स आएगा ना, तो कभी भी सप्लायर चेंज करने से पहले ना लॉन्ग टर्म देखने का, कभी भी कि लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है। लॉन्ग टर्म में ये हमारे साथ है ही नहीं है। अगर जापानीज वाला अच्छा बन रहा है, लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहेगा, पहले से कॉन्टेक्ट कर लिया है कि 5% हम हर साल के लिए कॉस्ट बढ़ाएंगे, आज 320 में दे रहे हैं, 320 प्लस 5%, नेक्स्ट ईयर 320 प्लस 5 प्लस 5, समझा? तो हम ना उस हिसाब से ना प्रोजेक्शन एक बिठा सकते हैं कि हमको 5 साल के बाद हमको बंद करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, सेम आएगा, तो हम अपने करेंगे, या तो फिर 5 साल बाद चाइना वाला भी तो बढ़ाएगा, कितने 30 में देगा, तो हम एक दिमाग में बिठा सकते हैं कि हम हमको इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कभी भी सप्लायर चेंज करने से पहले, तुम्हारे घर के आदमी चेंज करने से पहले कभी भी क्या करने का? राय लेनी चाहिए। किससे? मैनेजमेंट से, पैसा है घर पे, मम्मी से, तो वैसे यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में वो भी पूछ लिया राय मतलब वो पूछा है, ये देखो यहाँ पे क्या बोला, प्रिपेयर फाइनेंशियल अप्रेजल फॉर द इम्पैक्ट ऑफ प्रपोजल बाय द जापानीज मैन्युफैक्चरर ऑफ सप्लाई कंपोनेंट्स एंड प्रिंटर स्कैनर्स। ये हो गया, हम लोग ने तो ये निकाल दिया, फाइनेंशियल अप्रेजल निकाल दिया, फाइनेंशियल चीज जो भी थी वो कैलकुलेट कर दी, प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है कर लो। आगे क्या बोला, आइडेंटिफाई अदर इश्यूज दैट वुड बी कंसीडर्ड बाय द एससीआई इन रिलेशन टू दिस प्रपोजल। तो क्या क्या करेंगे, अभी देखो आइसलैंड का आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको 60,12,270 का प्रॉफिट हुआ था, ये मैच हो गया, ठीक है। फिर 48,51 का इसको लॉस हुआ था, तो यहाँ पे 48,51 का हाँ ये ओवरऑल 11,61,270 का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल 11,61,270 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अभी देखो सेकंड क्या बोला, सेकंड एक बार पढ़ लेते हैं। The SCI need to consider various other issues before reaching at a final decision। अभी क्या क्या सोचेगा वो, देखो few suggestive point दिया हुआ है। The longevity of the proposal of the Japanese manufacturer, कि जो proposal है वो कितना लंबा चलेगा, longevity कितना है, 1 साल 2 साल 3 साल या 6 महीना, कितने दिन में छोड़ देगा। दूसरा सर्टेनिटी ऑफ द पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, इंडिया में क्या पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी वहां पे क्या पॉलिसी है, तो दोनों जगह की पॉलिसी एक बार देख लो। फिस्कल पॉलिसी इन चाइना, फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, ये याद रखने का। फिस्कल पॉलिसी वहां का, यहाँ का, लॉन्गेविटी ऑफ द अपना ये प्रपोजल।
फिर देखो ये तो है तो मेन बिजनेस एससीआई कहीं और का, इंडिया का तो नहीं है ना, बाहर का है ना ये, तो प्रॉफिट को यहाँ से वहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड इन इंडिया, समझा? टैक्स में ना रिपेट्रिएशन, टैक्स में पढ़ना रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, यहाँ से वहां लेके जाना बीईपीएस वहां पढ़ना, ठीक है। दो द इंडियन सब्सिडरी इज मेकिंग प्रॉफिट बट इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द रिपेट्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, यूएसए में मतलब वो कर रहा है एससीआई जो मेन यूएसए में। Operating conditions in China, चाइना में कैसा कंडीशन है? The SCI is to make sure that the Chinese subsidiary is operating profitably and able to use the separate capacity in the future as well as, समझा? ऐसा ना हो कि वॉलेटिलिटी बिना दिखे। बराबर। तो अगर समझ लो फ्यूचर में आगे चाइना का कुछ बिक ही नहीं रहा है, तो चाइना का लॉस तो बढ़ गया ना, ज्यादा हो गया, और इसको कम प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर चेंज करना पड़ेगा, फिर हम नहीं करेंगे इसके जापानीज के साथ, हम देख रहे चाइना भी बिकता रहे। हाँ अपने वाले साथ में चलेंगे, थोड़ा कम होगा प्रॉफिट चलेगा, लेकिन हम चाइना के साथ में चलेंगे, ठीक है? ये समझा पूरा क्वेश्चन का? इसमें ना क्या लगा कुछ पक्का? अभी इसका टेस्ट ले लेंगे थोड़े दिन के बाद, समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इस क्वेश्चन का इंटरेस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया। अभी ना पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इंटरेस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चन करेंगे, फिर मॉड्यूल के ट्रांसफर प्राइसिंग डोमेस्टिक वाले सब क्वेश्चन कर लेंगे, फिर और भी मिसलेनियस क्वेश्चन होता है ना, मतलब जो जिनका कुछ अलग ही लेना देना है वो कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्स के क्वेश्चन, ठीक है? एग्जाम के क्वेश्चन चालू करेंगे, फिर आरटीपी एमटीपी खत्म। चलो।